हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं सेल्फ मेघना पारेख और आज मैं आप लोग के साथ में आईसीएआर जेआरएफ होम साइंस कम्युनिटी साइंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है ये आप लोग के लिए आईसीएआर जेआरएफ के लिए, चाहे आप एएसआरबी नेट दे रहे हैं उसके लिए, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए, और होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, इससे आपको सारे जो हमारे क्वेश्चन हैं उन सबके आंसर्स, उनके साथ उनके से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो सारे कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के साथ में बने रहिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे सारे वीडियोस के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर ग्रुप के अंदर आप लोग को हर तरीके का स्टडी मटेरियल, साथ साथ में हमारे जितने भी पीडीएफ आते हैं वो सारे पीडीएफ और प्रीवियस ओल्ड ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे भी आप लोग को यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी सिर्फ 300 रुपीज़ पर मंथ के अंदर है, तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। इसके अंदर हम लोग पूरे जो पेपर के अंदर 160 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे 160 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि जब एक वुमेन जो है उसको अनेमिक कब कंसिडर किया जाता है, एक प्रेग्नेंट वुमन को, तो जब उसका हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम होता है तब हम लोग एक प्रेग्नेंट वुमन को एनेमिक कंसिडर करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन के अंदर है कि एक पर्सन को हम लोग डायबिटिक कब कंसिडर करते हैं, जब उसका HbA1c का लेवल 6.5 से ज्यादा होता है तब हम उसको एज अ डायबिटिक पर्सन जो है उसको इंक्लूड करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम लोग को बताना है द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन फैट इज एस्टिमेटेड बाय विच मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है ना, काफी सारी वैल्यूज होती है, जैसे एसिड वैल्यू है, कई जगह पे आयोडीन वैल्यू है। तो जब हमको अनसैचुरेशन देखना होता है फैट का तब हम लोग आयोडीन वैल्यू जो है उसको यूज करते हैं, उससे हम लोग अनसैचुरेशन निकालते हैं फैट का। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, द मेथड ऑफ परचेजिंग इन विच स्पेसिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी परचेज्ड आर रिटन आउट एंड कोटेशंस इनवाइटेड फ्रॉम द सेलर्स बाय एडवर्टाइजिंग द डीलर्स टू ट्रेड जर्नल इज कॉल्ड। अब देखो, ये इसमें आपको ये बताना है कि कौन से टाइप की इस तरीके की बाइंग होती है जिसमें आप अपने इक्विपमेंट्स की सबकी स्पेसिफिकेशन देंगे, साथ साथ में उनकी कोटेशंस देंगे, डीलर से उनकी कोटेशंस मंगवाएंगे और उसके बाद में आप उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस को पूरा कर रहा है, उसके साथ साथ के अंदर कम पैसों में दे रहे हैं। तो इसको हम लोग फॉर्मल कॉम्पिटिटिव बिड बाइंग बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग डीलर्स को बोलते हैं कि वो अपनी अपनी बिड लगाएं, उसके बाद में जो हमें बेस्ट लगता है हम वो परचेज करते हैं उसके पे। कूल, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको ये बताना है कि कौन सी डाइज होती है जो कि कैटायनिक होती है नेचर में, कैटायनिक यानी जो पॉजिटिव होती है नेचर के अंदर, वो हमारी बेसिक डाइज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर ये है कि हमारे जो रिंकल रेजिस्टेंट फैब्रिक्स होते हैं उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव कौन सी टेक्निक को काम में लेके बनाया जाता है, तो उसके लिए हम लोग क्रॉस लिंकिंग करते हैं सिट्रिक एसिड और जाइलेटॉल की। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आपको ये बताना है कि वर्ल्ड कंज्यूमर डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ बिलो। अब देखो इसके अंदर आपका क्या है, एर्गोनॉमिक्स, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसमें आप आइडिया लगा सकते हो। अगर आप सेंटेंस को तोड़ोगे तो आपको इसमें कॉग्निटिव और साथ साथ में एर्गोनॉमिक्स दिखेगा। ठीक है, तो कॉग्निटिव यानी दिमाग वाली चीज, तो वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन हो जाएगा, और एर्गोनॉमिक यानी आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में इंटरैक्शन इंडिविजुअल की, यानी ह्यूमन की कंप्यूटर या मशीन के साथ में इंटरैक्शन को हम लोग एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक क्या होता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कंसिस्ट ऑफ प्रोसीजर दैट कंबाइनिंग कंडीशंस एंड मॉडलिंग ऑफ द एलिमिनेशन अनडिजायर्ड बिहेवियर। अब इसमें देखो इस तरीके का वो कौन सा प्रोसीजर होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कंडीशनिंग करते हैं, उसके बिहेवियर का मॉडलिंग करते हैं और उसके जितने भी अनडिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जब हम लोग किसी तरीके की टीचिंग करते हैं या लर्निंग करते हैं, किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं, तो उससे उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का उसका बिहेवियर का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, जब बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें अच्छी आदतें जो है वो इनकलकेट होती है और जो बुरी आदतें होती है उनका एलिमिनेशन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोच अज्यूम्स दैट by an entering into a close contact with a social group, researcher can understand the beliefs and behaviors better than interviewers in questionnaire। अब देखो इसमें आपको वो वाली अप्रोच बतानी है रिसर्च की जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर या उन सोसाइटी में जाके रहता है ताकि वहाँ के बिहेवियर और बिलीफ सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। ठीक है, एथनोग्राफिक रिसर्च का मतलब ही होता है, एथनो का मतलब होता है कल्चर, तो एक कल्चर की स्टडी जहाँ पे हमें करनी होती है, जहाँ पे उनका बिलीफ, उनके बिहेवियर सिस्टम्स को स्टडी करना होता है,
उसको हम लोग एथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कैसी अप्रोच होती है। तो वो एक लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच होती है। लर्नर ओरिएंटेड अप्रोच वो अप्रोच होता है जिसमें लर्नर सेंटर पे रहता है और वो चारों तरफ से, यानी उसका टीचर भी उसको बताएगा, उसके जो पेरेंट्स है वो वहां से भी सीखेगा, वो कम्युनिटी से भी सीखेगा। तो ये हर तरीके की जो लर्निंग होती है इसको हम लोग लर्नर ओरिएंटेड बोलते हैं, यानी लर्नर बीच में रहता है और चारों पांचों डायरेक्शन से उसको, यानी अलग अलग लोगों से उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स में फेस अ स्पेशल चैलेंज इनिशियली रेजिंग। अब देखो, ये जब हम लोग नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सीड कैपिटल करने के अंदर, यानी उनका जो कैपिटल मनी है जो उनको इन्वेस्ट करना है वो डेवलप करने के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर ये है कि आपका विटामिन ए जो है वो सबसे ज्यादा असेंशियल किस चीज के लिए है? तो आपका जो विटामिन ए होता है वो आपका नॉर्मल विजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपके एपिथेलियल टिश्यूज की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए होता है, और साथ साथ में आपके जो इम्यून रिस्पॉन्स यानी इम्यूनिटी जो होती है आपको उसकी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो आता है वो आपका विटामिन ए हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स होते हैं ना, वो इंडिविजुअल के कौन कौन से होते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट वो वाले मेजरमेंट होते हैं जो कि आपके फिजिकल बॉडी से आप जो मेजरमेंट लेते हैं वो सारे एंथ्रोपोमेट्री में काउंट होते हैं। तो उसमें आप लोग बॉडी वेट ले सकते हैं, बॉडी की हाइट ले सकते हैं, ठीक है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस ले सकते हैं MUAC जो कि छोटे बच्चों में ली जाती है, और वेस्ट सर्कमफेरेंस ले सकते हैं। ओके, हिप सर्कमफेरेंस भी ले सकते हैं। तो वो सारे आपके एंथ्रोपोमेट्री के मेजरमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो सैम चाइल्ड होता है उनको आइडेंटिफाई करने का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो अगर उसका जो वेट फॉर हाइट है वो अगर माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेना, -3 SG से कम है, मतलब -3 SG के अंदर है उसका हाइट फॉर वेट फॉर हाइट, तो उसको सैम चाइल्ड में लेते हैं। अगर उसका MUAC 115 से लेस है तो हम उसको सैम चाइल्ड में कंसिडर करते हैं। और अगर उस बेबी को अडीमा है, अडीमा का मतलब होता है बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होना, ठीक है, तो उस बेबी को हम लोग सैम चाइल्ड में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसके अंदर आपको कुछ लिस्ट दे रखी होती है, उसके अंदर आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बताने होते हैं। तो उसके अंदर आपके राजमा, ओट्स एंड एप्पल आते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड होते हैं जो आपकी ब्लड शुगर को एकदम से बहुत जल्दी से शूट अप नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग द क्राइटेरिया डायग्नोसिस ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितने भी सिंड्रोम होते हैं वो वाले होते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप? अगर आपको एब्डोमिनल ओबेसिटी है तो, यानी टमी और सेंट्रल ओबेसिटी जो आती है वो, ठीक है, अगर आपके ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है तो, और दूसरा पॉइंट जो है वो अगर आपका HDL का लेवल बहुत ज्यादा लो है। HDL जो होता है वो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, तो अगर उसका लेवल कम है तो आपके अंदर मतलब आपका जो कोलेस्ट्रॉल है जो बैड वाला वो ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इससे आपको BP और इन सब की हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनफॉर्मल प्राइसिंग मेथड। अब इनफॉर्मल प्राइसिंग मेथड कौन कौन से होते हैं? कॉम्पिटिटिव एंड ट्रायल एंड एरर वाले आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हायर प्राइसेस ऑफ अमोर्फस रीजन एग्जिबिट इन द फैब्रिक। अब देखो, कोई पूरा फैब्रिक है, अगर उसके अंदर कोई पर्टिकुलर रीजन है वहां पे अगर आपका अमोर्फस का ज्यादा है तो वो वहां पे क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो वहां पे क्या होगा ना, उतना सा जो एरिया होगा वो लो केमिकल रेजिस्टेंट होगा, यानी अगर कोई भी केमिकल वहां पे आता है तो उसकी रेजिस्टेंस जो उससे कम हो जाएगी, वो एब्जॉर्बिंग ज्यादा होगा, और साथ साथ में उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना, जैसे हम लोग हाइड्रोजन फोर्सेस की बात करते हैं या फिर वॉन डर वाल्स फोर्सेस की बात करते हैं, जो फाइबर के अंदर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो अमोर्फस होने की वजह से वो भी लो हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर क्या है, नैनो वायरिंग कोटिंग जो होती है हम लोग क्लोथ में जो लेते हैं वो क्या क्यों हम लोग करते हैं, वो क्या ज्यादा यूजफुल है, क्यों यूजफुल है, ठीक है, ये बताना है। तो वो यूजफुल इसलिए होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी की जो हीट होती है उसको अंदर ही ट्रैप कर लेती है, आपकी बॉडी की जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसको सेव करके रखती है, और साथ साथ में आपकी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी आपकी बॉडी हीट को अंदर ही रखती है और बाहर की ठंड को अंदर आने नहीं देती है। ओके, इसलिए हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास कांथा जो होता है, कांथा वर्क जो होता है उसके कौन कौन से टाइप है? तो उसके 3 टाइप है, लैप है, दुर्जानी है और सुजनी है। ठीक है, तो ये आपको टेक्सटाइल की जो एम्ब्रॉयडरीज और ये जितने भी वर्क होते हैं इन सबको एक बार याद करना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो इसके अंदर क्या होगा, आपको चूज करना है ऐसे तरीके के काम जिसमें आपका मेंटल एफर्ट लग रहा है, यानी आपका ब्रेन ज्यादा काम आ रहा है। जो भी ब्रेन से रिलेटेड काम होते हैं तो हम लोग उसको कॉग्निटिव बोलते हैं, यानी कुछ ना कुछ रीजनिंग, कुछ ना कुछ थिंकिंग जिसमें आप कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी होम मेकिंग में क्या क्या चीजें होती है, रीजनिंग करनी होती है, आपको बातों को रीजन करना होता है, सोचना होता है घर के बारे में, तो थिंकिंग होती है, और साथ साथ में आपको डिसीजन बनाने पड़ते हैं। तो ये जो सारे काम है इन सबके अंदर आपका ब्रेन का यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो फैमिली की हिडन इनकम जो होती है ना, वो कहाँ कहाँ से कौन कौन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें अगर आपकी कम्युनिटी के थ्रू आ रहा
कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी हुई है, लाइक गार्डन हो गए, स्विंग्स हो गए, अगर कोई ट्रैवलिंग का है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके फैमिली की हिडन इनकम में देती है। दूसरी बात जो है आपके कंज्यूमर, अगर आप बार्गेनिंग करते टाइम कुछ सेविंग करते हैं तो वो आपकी इनकम हो जाती है। और साथ साथ में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहां से एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, तो वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक लॉ आया था बिल ऑफ कंज्यूमर राइट का, तो उसमें हमको 4 राइट्स दिए थे। तो वो कौन कौन से राइट्स दिए थे? वो दिए थे हमें राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड राइट टू हर्ट। ओके, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? द इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, ये एक पर्टिकुलर थ्योरी है जिसके बारे में अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो थ्योरी है इसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स दिए थे जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। यूडी वैन फन नॉट ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो इन्होंने काफी सारे सिस्टम्स बताए थे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो बताना है कि ऐसे कौन से सिस्टम हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपका मीजो सिस्टम आता है, आपका एक्सो सिस्टम आता है और साथ साथ में आपका क्रोनो सिस्टम आता है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में। ये हमें यूडी वैन फन नॉट ने दी थी और इसको हम लोग कभी कभी ह्यूमन इकोलॉजी थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने हमें कुछ, ये देखो ये डायग्राम से आपको इजी समझ आएगा। ये डायग्राम के अंदर क्या है, उन्होंने इतने सारे सिस्टम दिए थे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था माइक्रो सिस्टम, यानी सबसे छोटा सिस्टम, यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाइल्ड का जो इमीडिएट सिस्टम रहेगा उसमें ये इंक्लूड होंगे, जैसे उसके फैमिली मेंबर, उसके स्कूल और ये सारी चीजें। फिर मीजो सिस्टम के अंदर उसके फैमिली मेंबर और उसका स्कूल का कनेक्शन, स्कूल में उसके फ्रेंड्स का कनेक्शन, ये सारे मीजो में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम यानी उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रहने का जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट का वो एनवायरनमेंट कैसा है वो। नेक्स्ट आता है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम यानी बड़ा सिस्टम जिसमें आपका चाइल्ड, आपका माइक्रो, मीजो, एक्सो सारे सिस्टम इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें आप अपनी सोसाइटी और अपनी कल्चर वैल्यूज की बात करते हैं। और क्रोनो सिस्टम जो है उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो कल्चरल वैल्यूज है, बिलीव्स है, वो ओवर द टाइम किस तरीके से चेंज हुआ और आपको किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं क्रोनो सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी यूडी वैन फन नॉट की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। आइडेंटिफाई द कांसेप्ट दैट आर लोकेटेड इन द डोमेन ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब जब लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है तो उसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम लोग जो काम में लेते हैं तो उसके अंदर आता है हमारा ओवर एक्सटेंशन, आता है प्रैग्मेटिक्स एंड साथ साथ में सिंटेक्स। ओके, सिंटेक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स का अरेंजमेंट, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि आप उसको जैसे आपने वर्ड तो सीख लिया, अब आप उसको किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन करोगे, तो वो आपके प्रैग्मेटिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसके अंदर आपको क्या बताना है, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो कि हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे रिग्रेशन, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन और तीसरा होता है सब्लिमेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप जितने भी बैड थॉट आ रहे हैं उनको सप्रेस कर दो, उनको अपने दिमाग में आने ही नहीं दो, ठीक है। इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जिस पर्सन से आपको प्रॉब्लम है या जिस चीज से आपको प्रॉब्लम है उस चीज के बारे में आप लोग बैठ के बात करो और सारी चीज डिस्कस करो, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि आपकी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, यानी नेगेटिव एनर्जी, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको एक पॉजिटिव काम में लगा दे। जैसे आप लोग एक्सरसाइज कर लो या फिर वर्कआउट कर लो या रनिंग के लिए चले जाओ, ड्राइंग पेंटिंग कर लो, तो इसको बोलते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इसके अंदर आपको बताना है कि फोर्थ जनरेशन ऑडियोविजुअल एड कौन कौन से होते हैं। तो फोर्थ जनरेशन ऑडियोविजुअल एड होते हैं उसके अंदर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ जाते हैं, जैसे टेलीविजन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी होंगे, लाइक रेडियो एंड ऑल, ओके, OHPs एंड ऑल। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है वो उसके अंदर हमारे को 3 R's बताने हैं लिटरेसी के। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ओके, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आपकी जो माइक्रो लैब ट्रेनिंग होती है, मेथोडोलॉजी है, वो आपको किस चीज में हेल्प करती है। तो वो आपको हेल्प करती है अनफ्रीज करने में पार्टिसिपेंट्स को, यानी ब्रेक द आइस वाली चीज करने में हेल्प करती है। यानी आपके जो आपके पार्टिसिपेंट्स आए वो सारे नए नए लोग आ गए, वो एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग अनफ्रीजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट होती है कि अगर वो लोग बात करना शुरू करेंगे तो उनके अंदर ये हैबिट हो जाती है कि एक ही एक जना बोल रहा है, तो हम लोग को वो चीज को तोड़नी होती है। तो इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर हम लोग ये बात करते हैं कि सब बच्चे जो है वो अपने अपने थॉट को आगे रख सकें, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे लोग की बातें जब सुनते हैं तो हमारी और भी ज्यादा थिंकिंग जो है वो स्टिमुलेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे असर्शन और रीजन के क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जब आप एक असर्शन और रीजन के जैसे पढ़ोगे तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे, तो बेटर है आप इसको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 की जैसे रीड करो, तो आप इसको इजी तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तब हम यहाँ पे असर्शन देखते हैं। प्रोसेस इंडिकेटर मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज प्रोग्राम। ऑब्वियस बात है, जब हम लोग पूरे जो हमारे प्रोसेस के इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम को किस तरीके से पूरा प्रोसेस करना है उसमें हेल्प करते हैं।
तो एकदम ट्रू है। नेक्स्ट है इन विटामिन ए डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम द प्रोसेस इंडिकेटर मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द कवरेज ऑफ द एट रिस्क पॉपुलेशन। तो ये हमारे दोनों सेंटेंसेस सही है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे प्रोसेस इंडिकेटर्स है वो हमारी प्रोग्राम को सही तरीके से चलाने के अंदर, उसको इंडिकेट करने के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर आपको देखना है कि हमारा असर्शन क्या बोलता है, एजिंग अकर एट डिफरेंट रेट इन डिफरेंट पीपल एट द सेम पॉपुलेशन। अब देखो ये तो फॉल्स हो जाएगा हमारा एकदम ही, है ना। क्यों फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक सेम ही तो ग्रुप है। अब उस सेम ग्रुप यानी 6 से मान लो 6 से 10 साल तक के बच्चे, तो अब 6 से 10 साल के बच्चे चाहे कहाँ पर भी हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, तो उनकी जो ग्रोथ रेट होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। और ये मान सकते हैं कि इंडिविजुअल जो डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है, लेकिन ग्रोथ रेट तो सबकी, एजिंग जो है वो तो सबकी सेम ही रहती है, ठीक है। इस वजह से हमारा ये फॉल्स होता है। और इन्होंने रीजन बोल रखा है जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट जो है वो हमारी एजिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा मेजर डिटर्मिनेंट है, तो ये भी फॉल्स है, ये नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो जेनेटिक्स और जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, हमारी ग्रोथ के लिए नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसका जो असर्शन है वो क्या बोलता है, डाइट रिच इन म्यूफा हैव बीन एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ सीरियल लिपिड कंट्रोल। ऑब्वियस है, म्यूफा जो होता है वो अच्छा वाला फैट होता है, जैसे आपने ऐड में देखा होगा म्यूफा म्यूफा प्रेजेंट होते हैं ऑयल के अंदर, वो अच्छे वाले आपके फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके सीरम लिपिड प्रोफाइल को हेल्प करता है अच्छा बनाने में। और साथ साथ में रीजन क्या बोलता है इसका, कि म्यूफा जो है वो हेल्प करता है आपका टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, साथ साथ में एलडीएल के लेवल्स कम करने में, और एचडीएल को या तो बढ़ाता है या फिर उसको अनअफेक्टेड छोड़ देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एकदम करेक्ट है, आपका असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, असर्शन क्या बोलता है, क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स आर रिकमेंडेड डाइट लिमिटेड इन प्रोटीन एंड रिस्ट्रिक्टेड इन सॉल्ट। तो ये वाला एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उनको क्रॉनिक रीनल फेलियर है तो उनका जो प्रोटीन है उसको भी एकदम बंद कर देते हैं, और उनका जो सोडियम होता है उसको भी एकदम बंद कर देते हैं, ओके। तो हमारा ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा। और दूसरा क्या दे रखा है, इन क्रॉनिक रीनल फेलियर द जीएफआर फॉल्स टू लेस देन 15 ml पर मिनट। तो ये एकदम करेक्ट बात है कि जो आपकी जब आपको क्रॉनिक रीनल फेलियर होती है तो आपके जीएफआर जो होती है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं इसको। तो जब हमारे को क्रॉनिक रीनल फेलियर होती है तो हमारी जो जीएफआर होती है वो 15 ml पर मिनट से भी कम हो जाती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका असर्शन क्या बोलता है, क्लीनिंग इन प्लेस मेथड इज ऑफ क्लीनिंग रिक्वायर्ड नो डिसअसेंबलिंग और एनी पार्शियल डिसअसेंबलिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो ये एकदम ट्रू बात है, ठीक है। क्लीन इन प्लेस का मतलब ये है कि जहां पे जो चीज रखी है उसको वहीं पर ही साफ किया जाए, क्लीन किया जाए, ठीक है। तो ये एकदम ट्रू बात है कि इसके अंदर डिसअसेंबलिंग जो है वो बहुत कम करनी पड़ती है। और इसका रीजन क्या बोलता है, द पीसेस ऑफ द इक्विपमेंट्स आर क्लीन एंड सैनिटाइज्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड थ्रू अ पाइपिंग सिस्टम एंड क्लीन इन प्लेस मेथड। ये भी एकदम सही है, क्योंकि दोनों रिलेटेड भी है और एकदम सही बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है हमारा असर्शन, नाउअडेज इट इज इजी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द डिजाइनर क्लॉथ्स एंड नॉकऑफ्स, ठीक है। यानी नॉकऑफ्स क्या होते हैं, नॉकऑफ्स होते हैं आप जो कॉपी बनती है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई ये प्यूमा की फर्स्ट कॉपी है, ये प्यूमा की सेकंड कॉपी है, तो वो वाली जो चीज होती है उसको हम लोग नॉकऑफ्स बोलते हैं। तो आजकल क्या है कि इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं हम लोग, जैसे एडिडास का एविडास कर देते हैं, तो ये वही वाली चीज है, ठीक है। तो हमारा पहला वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। हमारा जो रीजन है वो क्या होगा, थ्रेड विद यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है। आजकल ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा चल रही है कि भाई रात के अंदर चमकने वाले कपड़े, रात में चमकने वाले बैंड्स, जिसके अंदर हम लोग नियॉन कलर्स को फिल कर देते हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है असर्शन जो है वो ऐसे बोल रहा है कि जितने भी हम लोग स्विंग मशीन के अंदर थ्रेड काम में लेते हैं ना, वो सारे एस ट्विस्ट वाले होते हैं, ओके। तो ये एकदम फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, क्योंकि हम लोग जब भी स्विंग मशीन के अंदर काम में लेते हैं तो हम लोग वहाँ पे जेड ट्विस्ट वाले जो फाइबर जो थ्रेड्स होते हैं वो काम में लेते हैं, ओके। अब इसका रीजन क्या बोलता है, थ्रेड विद जेड ट्विस्ट बिकम अनट्विस्टेड एंड एक्शन ऑफ मशीन्स एंड दे फ्रे एंड ब्रेक। अब ये वाली बात भी एकदम गलत है। इन्होंने क्या किया, जहां पे एस लिखना था वहां पर तो जेड लिख दिया, और जहां पर जेड लिखना था वहां पर उन्होंने एस लिख दिया, ठीक है। इस वजह से हमारे दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। जो हमारे जेड ट्विस्ट वाले होते हैं ना, वो हम लोग मोस्टली मशीन्स में काम में लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे एस ट्विस्ट वाले होते हैं वो जब मशीन में हम लोग डालते हैं तो बहुत ही फ्रेई से हो जाते हैं, यानी उनके सारे छोटे छोटे धागे धागे निकल जाते हैं और साथ में वो टूटते भी जाते हैं, ओके। तो हमारे दोनों असर्शन और रीजन एकदम इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 38। तो इसके अंदर क्या है, इसमें लिखा है कि जो क्रॉस डाइंग होती है वो मल्टी कलर फैब्रिक प्रोड्यूस करती है, तो ये एकदम सही बात है, ऑब्वियस है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रीजन क्या लिखा है, इन दिस टू और मोर फैब्रिक टाइप एक्सेप्ट्स अ डिफरेंट डाई एंड बिकम डिफरेंट इन कलर। तो ये क्रॉस डाइंग का ही एक तरीके से डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे दोनों सेंटेंसेस जो एकदम करेक्ट है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। इसके अंदर क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव लैक्टिक एसिड। अब देखो लैक्टिक एसिड जब आपकी बॉडी के अंदर, आपके मसल्स के अंदर डेवलप होगा तो आपको फिजियोलॉजिकल फटीग होगी। फिजियोलॉजिकल फटीग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर थकान होना, यानी आपकी बॉडी मसल्स के अंदर थकान होना। ओके, तो ये एकदम ट्रू बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें लिखा है इट इज कंसर्न विद साइकोलॉजिकल। अब देखो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड डेवलप हुआ है तो उससे आपको फिजियोलॉजिकल फटीग हुई है, लेकिन इससे आपका ये मतलब तो नहीं है ना कि भाई आप काम नहीं करना चाहते या फिर आपको काम नहीं करना, इस वजह से है ना आप लोग बहानेबाजी लगा रहे हो कि मैं थका हूँ, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आर जो है वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि आपके जो ग्रीन कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं अपने कंज्यूमर बिहेवियर के साथ में, यानी अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ में, साथ साथ में अपने मतलब अपने बिजनेस में भी प्रॉफिट क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसे तरीके के लोग बाग होते हैं ये लोग जो अपनी जो भी इनकी इच्छाएं हैं वो भी साथ साथ पूरी करते रहते हैं, और साथ साथ में जो भी प्रॉफिट इनको मिल रहा है वो प्रॉफिट भी ये लोग मार्केट के अंदर अर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रीन कंज्यूमर बोलते हैं। अब तो ये हमारा असर्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारा रीजन है वो क्या है, इसमें लिखा है कि जो ग्रीन कंज्यूमर होते हैं ना वो अपनी जितनी भी पावर होती है उसको कंज्यूमर्स के लिए काम में लेते हैं और साथ साथ में उसका पॉजिटिव एक्शन लगाते हैं और उससे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो एकदम सही बात है, लेकिन ये एक दूसरे को रिलेट क्यों नहीं कर रही है, इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग बिजनेस की प्रॉफिट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है तो दोनों चीजें सही, लेकिन ये जो हमारा आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, क्योंकि वो अगर बिजनेस की बात कर रहा होता यहाँ पर भी तो हम लोग इसका करेक्ट बोल सकते थे इसको एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट आउटवर्ड साइन ऑफ प्यूबर्टी इज द रैपिड गेन इन हाइट एंड वेट। तो ये वाला तो एकदम सही बात है कि जब आपकी प्यूबर्टी आती है, यानी आपकी 11 से लेकर 18 तक की जो एज रहती है जिसमें आपका एडोलेसेंस में जिसको हम लोग काउंट करते हैं, तो वो जो जब वो वाली जब एज आती है तो उसके अंदर हमारी हाइट और वेट जो होता है उसका हमारा गेन जो है वो बहुत जल्दी होता है। ठीक है, लेकिन हमारा रीजन क्या बोलता है, हमारे रीजन बोलते हैं कि भाई अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन और कॉर्टिसोल जो होते हैं ना वो हमारी ग्रोथ स्पर्ट को स्टिमुलेट करते हैं, तो ये एकदम गलत बात है। हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स अलग होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर हाइट वेट और हमारी बॉडी की ग्रोथ के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंसुलिन और कॉर्टिसोल इस ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना उनके पास में जो भी ऑर्फन बच्चे होते हैं उनका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना, यानी किसी ना किसी जगह पे उनको भेज देना या फिर ऑर्फनेज के अंदर रखना, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि उनको कोई अच्छी फैमिली अडॉप्ट कर ले या फिर उनको कहीं अच्छी जगह रखा जाए जहाँ पे उनकी केयर एंड प्रोटेक्शन सही तरीके से हो। ठीक है, तो इसमें रीजन क्या दे रखा है, एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चाइल्ड रिसीव ऑप्टिमम केयर एंड प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये भी एकदम गलत बात है। कुछ बहुत ही कम ऑर्फनेजेस और इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे को बहुत ही ध्यान से रखा जाए, उनकी सारी नीड्स जो है उनको पूरा किया जाए। नहीं तो जो मैक्सिमम ऑर्फनेजेस होते हैं ना वहाँ पे बच्चों को आपने टीवी में और इन सब में देखा होगा कि भाई मोस्टली जो है वो बच्चे बेचारे गरीबों जैसे ही रहते हैं, प्रॉपर खाना पीना भी नहीं है उन लोग के पास में, प्रॉपर रहना नहीं है, उन बेचारे पढ़ने की जगह पे इधर उधर काम ही करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों बातें वो एकदम गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इसका असर्शन क्या बोलता है, women as constituency has become increasingly crucial in election contest। ऑब्वियस है कि women जो है आजकल इलेक्शन वाले जो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, अब ये इसका रीजन है क्यों हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो women है वो आजकल जो है वो काफी अवेयर हो गई है अपनी राइट्स के लिए, अपनी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गई है अपनी सारी पावर्स के लिए, तो वो इसको बहुत ज्यादा काम में लेने लगी है। ठीक है, इस वजह से तो ये एकदम करेक्ट है, हमारे असर्शन भी रीजन भी दोनों करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 44। तो इसके अंदर हमारा असर्शन क्या बोलता है, सोशल मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मार्केटिंग एज इट ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बेनिफिट द मार्केटर बट टू बेनिफिट द टारगेट ऑडियंस। तो ये ऑब्वियस बात है, इसका नाम ही सोशल मार्केटिंग है। सोशल मार्केटिंग मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो सोसाइटी है उनको बेनिफिट पहुंचाना। तो हमारा असर्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, रीजन रीड करते हैं, रीजन क्या है, इट्स गोल इज नॉट टू मेक द मार्केट अ प्रोडक्ट और सर्विस फर्स्ट बट द इन्फ्लुएंस अ सोशल बिहेवियर दैट यूजुअली कैरीज हाई पब्लिक कंसर्न। ऑब्वियस है ये दोनों रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ सेकंड जो हमारा रीजन है उसमें भी हमारे असर्शन की ही बात हो रही है ना, कि किस तरीके से जो हमारा सोशल मार्केटिंग है वो हमारे पब्लिक सोसाइटी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है।
ओके, एक पॉजिटिव वे के अंदर, तो हमारे दोनों सेंटेंस जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएंगे और जो हमारा रीजन है वो हमारे असर्शन का रीजन भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आपको ये बताना था कि पूरा सीक्वेंस में लगाना था कि 100 ग्राम जो हमारा फूड होता है उसके अंदर आयरन कंटेंट कितना है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था। तो ये मैंने सेट कर दिया ऑलरेडी आप लोग के लिए, जिसमें पहला है हमारा लोबिया, नेक्स्ट है वाटरमेलन, तीसरा है आपका लेबर, फोर्थ है आपका आलमंड और लास्ट है आपका मेथी लीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। तो इसके अंदर आपको डाइटरी रिकॉल जो हम लोग लेते हैं 24 आवर डाइटरी रिकॉल, इसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं ना उनको सीक्वेंस में लगाना था, तो वो मैं ऑलरेडी आप लोग के लिए लगा चुकी हूँ। तो आप लोग को इसको बस याद करना है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और उसको वैलिडेट करवाते हैं किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान से, ठीक है। फिर जैसे ही आपका क्वेश्चन रेडी हो जाता है तो उसके बाद में आप लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि आपका 24 आवर के अंदर आपने क्या क्या खाया है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप बता दीजिए। ओके, फिर थर्ड में जब आप उसका पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आ जाते हैं तो वो उसने सारी कुक्ड फॉर्म में बताई होती है कि मैंने 2 चपाती खाई या मैंने 1 कटोरी दाल खाई, तो उन सारी जो कुक्ड फॉर्म है उसको आप लोग मेजर करते हैं और उसके रॉ फूड के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, यानी 1 कटोरी दाल के अंदर कितना पानी गया, कितनी दाल गई, कितना तेल गया, कितना नमक गया, वो सब निकालते हैं, ठीक है। फिर रॉ फूड में कन्वर्ट करने के बाद में से एनर्जी आप कॉम्पोजिशन टेबल से देख के उसका न्यूट्रिएंट्स सारे कैलकुलेट करते हैं और लास्ट स्टेप के अंदर आप अपने जितने भी आपने न्यूट्रिएंट निकाले उन सबको आरडी के साथ में मैच करते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो पूरे दिन भर में जो भी खा रहा है तो क्या वो अपने आरडीए को मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके, आई आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी आपको सीक्वेंस अरेंज करना है, जिसके अंदर आपके जो स्टार्च के ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, इनको जब हम मॉइस्ट हीट देते हैं, इनको यानी पानी देते हैं और थोड़ा सा हीट देते हैं, तो किस तरीके से इनके अंदर चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टार्च का ग्रैन्यूल्स होता है वो एक सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाते हैं। सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है कि जब हम लोग इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो अगर थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए तो ये नीचे बॉटम पे बैठ जाता है, ठीक है। आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और आपके जो कस्टर्ड पाउडर्स आते हैं उनका एग्जांपल से इसको समझ सकते हो, ठीक है। यानी जब आप उसको ठंडे दूध में या फिर ठंडे पानी में जब घोलते हैं तो वो एक सस्पेंशन से सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं ना, और हीट प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होता है ना, उसके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यानी आपका जो थिकनिंग होती रहती है ना आपकी ग्रेवी की, वो इसी वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट आपका जो थर्ड स्टेप होता है उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे आप इसके अंदर थोड़ी हीट बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पानी एब्जॉर्ब करता जाता है आपका स्टार्च का ग्रैन्यूल, तो वो अनकॉइल होता जाता है, यानी खुलता चला जाता है, पानी एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा आपकी स्टार्च की जो ग्रैन्यूल की साइज है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे साइज बढ़ेगी यानी वो और ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करता जाएगा, तो आपका जो सोल्यूशन है या फिर जो ग्रेवी है वो बहुत ही विस्कस होती जाएगी, यानी गाढ़ी होती जाएगी। ओके, तो ये सारे आपके स्टेप्स हो गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अंदर आपको क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस किस तरीके से होता है उसकी सारी स्टेजेस यहाँ पे आपको सीक्वेंस में लगानी थी। तो जब एथेरोस्क्लेरोसिस होता है आपके आर्टरीज के अंदर, तो पहला क्या होता है, आपका फैटी स्ट्रीक्स बनना स्टार्ट होती है। दूसरी आपका जो एथेरोमोटस इसमें प्लाक जमता जाता है, तो वो प्लाक का डेवलपमेंट होता है। फिर ये जो प्लाक है वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होता जाता है, तो ये फाइब्रस प्लाक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर फाइब्रस प्लाक जिसके ऊपर फाइबर धीरे धीरे और ज्यादा इस पे चीजें जमती जाती है, बहुत हार्ड हो जाता है, जिसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। फिर आपको कोई बहुत ही ज्यादा इसका ब्लड का प्रेशर लगता है, तो ये जो कैल्सिफाइड आपका प्लाक था ना वो एकदम से हट जाता है आपकी स्किन के ऊपर, जहाँ आर्टरी की स्किन पे अटैच होता है वहां से, ठीक है। तो जैसे ही हटेगा तो वहां पे आपकी आर्टरी जो है वो अंदर से छिल जाएगी, तो वहां छिलने की वजह से अल्सरेशन कॉज हो जाते हैं, ठीक है। और अब जब आपकी आर्टरी जो है वो इनर लाइनिंग जो है उसकी वहां पे अल्सर हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या होगा, वहां पे आपकी प्लेटलेट्स और आपकी थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। यानी जो हम लोग बोलते हैं ना कि जब हमारे ब्लड क्लॉटिंग होती है तो थ्रोम्बोसिस आते हैं, आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो सब आते हैं वहां पे हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे वो थ्रोम्बोसिस का पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ओके, अब आपको क्लियर हो गए होंगे सारे स्टेजेस। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसके अंदर आपको जो भी फूड सर्विस आपकी जो कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम्स होती है ना, उसके अंदर आपका पूरा करेक्ट सीक्वेंस बताना था। तो जब भी आप पूरी सर्विस सिस्टम देखते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपका जो प्रोडक्ट है वो रिसीव होता है, रिसीव होने के बाद में वो प्रोडक्ट स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद में उस प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, यानी बनाया जाता है, खाना पीना बनाया जाता है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा बन जाता है तो उसको होल्ड किया जाता है, ठीक है। और जैसे ही प्रोडक्शन हो जाता है तो उसके बाद में उसको सर्विस किया जाता है। तो ये आपके मेन 5 स्टेजेस है या फिर ऑर्डर है जो कि आपको कन्वेंशनल फूड सर्विस सिस्टम में काम में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर क्या है, आपको जो हम लोग अजरक फॉर्म करते हैं ना, अजरक फैब्रिक जो हम लोग फॉर्म करते हैं उसका पूरा सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। तो ये जो अजरक है इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आपको प्लेन फैब्रिक दिया जाता है जिसको आप लोग वॉश करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग इसके अंदर मैरोप्लाम का डाइंग करते हो, फिर आप इसके अंदर गम अप्लाई करते हो,
फिर आप इसके ऊपर ब्लैक कलर एप्लीकेशन करते हो और फिर उसके बाद में आप लोग एलम देते हो ताकि ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, और फिर उसके बाद में आप इसको इंडिगो से डाई करते हो, तब जो है ये एक अजरक एकदम परफेक्ट क्लोथ बन जाता है जिसमें ब्लैक और ब्लू और इंडिगो कलर के जो भी है उसके छोटे छोटे से मोटिव्स या फिर वर्क जो बोलते हैं ना हम लोग, जिस जो राजस्थानी प्रिंट और ये सारे होते हैं, सांगानेरी प्रिंट वाली चीज, वो एकदम फॉर्म हो जाता है इसके अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या है, आपको जो कट ऑर्डर प्लानिंग करनी होती है ना गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, उसका सीक्वेंस बनाना था। ठीक है, तो आज जब आप कट ऑर्डर की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, पूरा आपका इनकमिंग ऑर्डर देखते हैं, उसके कितने पीसेस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो देखते हैं, और आपको कितना भेजना है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखने के बाद में आपको अवेलेबिलिटी पता चल जाती है, तो अब आप ये देखते हो कि आपको कितनी और ज्यादा ऑर्डर देने हैं उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या करते हो, डेवलप करते हो उनकी वॉल्यूम, उनका साइज का रेशियो देखते हो आपके मार्कर्स का, और फिर उनको स्प्रेड करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, फिर जब आपकी उनकी सारी वॉल्यूम पता चल गया, आपको उनका सारा साइज रेशियो सब पता चल गया, तो उसके बाद में आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो कि हमारे पास कितने मार्कर्स अवेलेबल है और कितने हमें न्यू मार्कर्स बनाने हैं उन क्लोथ्स के लिए। ओके, फिर 4th नंबर का जो स्टेज होता है उसके ऊपर आप क्या करते हो, जब आपने मार्कर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, तब आप उनका ऑप्टिमम फैब्रिक यूटिलाइजेशन हो, यानी अब हमको उन फैब्रिक की, मतलब आपको पूरा कपड़ा मिल गया, अब उस कपड़े के ऊपर से आपको जो मार्कर थे उनको कट करना है। ठीक है, तो आप ये देखते हो कि भाई कटिंग होते टाइम पे जो है आपका जो फैब्रिक है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, तो आप वो चीज देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो स्टेप होता है उसमें क्या होता है, जब आप ये फैब्रिक यूटिलाइजेशन भी सारा देख लेते हो, तब आप उनको बोलते हो कि ठीक है ये प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, तो अब आप इसको स्प्रेड करो और प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग कर दो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 51 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 52। इसमें आपको बताना था कि हमारी जो कौन कौन से स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है उसके अंदर। तो सबसे पहले आप किसी चीज को पर्टिकुलर चीज का इनपुट देते हैं, ठीक है, फिर उसका पूरा काम होता जाता है तो थ्रू आउटपुट मिलता है, फिर उसका आउटपुट यानी फाइनल रिपोर्ट आपके सामने रेडी होती है, और फिर आप उस इंडिविजुअल को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपने अच्छा काम किया या नहीं किया। ओके, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 53। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टाइम प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये कई बार आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको टाइम प्लान का सीक्वेंसिंग करना था। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जितने भी काम है आपके पास में उन सबकी लिस्टिंग करते हो। ठीक है, फिर हर काम का आप लोग एक एक्यूरेट टाइम एस्टिमेट करते हो कि ये काम करने में मुझे इतनी देर लगेगी, ये काम करने में मुझे इतनी देर लगेगी। ओके, फिर उन सबका टोटल लगाते हो और फिर ये देखते हो कि आपके पास में कितना टाइम अवेलेबल है और आपको काम करने में कितना टाइम लगेगा, ये देखते हो। ठीक है, फिर उसको एकदम हार्मनी में सेट करते हो कि ठीक है इस काम को थोड़ा जल्दी कर लेंगे तो ये काम इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, डिटरमाइन करना होता है पूरा टाइम सीक्वेंस कि हम लोग कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे। ठीक है, जब आप इतना सेट कर लेते हो तो आप उस सारे प्लान को लिख लेते हो, और फिर बाद में जैसे आपने ये पहला वाला जो प्लान बनाया वो किचन का रिलेटेड बनाया था, दूसरा वाला जो आपने प्लान बनाया था वो आपका सारा घर से रिलेटेड और शॉपिंग से रिलेटेड था, तो आप इन सारे प्लान्स को मिक्स करते हो और कोऑर्डिनेट करते हो। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है कि कौन कौन सी लॉस और ग्रीफ जब होती है तो उसकी कैसी कैसी स्टेजेस आती है। तो सबसे पहले कोई चीज का डिनायल होता है, मना होता है, फिर उससे रिलेटेड एंगर हमें आता है, फिर हम लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं बार्गेन करने की। ठीक है, लेकिन वो भी नहीं होता है तो फिर हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार कुछ भी काम नहीं हो रहा है। फिर काफी टाइम तक डिप्रेशन में रहने के बाद में भी हम लोग ये सोचते हैं कि चलो छोड़ो, ये काम होना ही नहीं था, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको क्या है, कॉलबर्ग की जो स्टेजेस है ना हमारी सारी वो सेट करनी है। हमारे कॉलबर्ग ने ऑलमोस्ट 8 स्टेजेस दी थी, 6 स्टेजेस दी थी सॉरी। ठीक है, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 4 दी हुई है, तो आपने इनको अरेंज करना था। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो है वो काम किसके डर से करता है, पनिशमेंट या फिर ओबीडियंस की डर से करता है, यानी आपको मार पड़ेगी इस वजह से आपको काम प्रॉपर करना है। ठीक है, सबसे पहले ये होता है। दूसरा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस होते हैं, ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसको अपनी इमेज बनानी होती है गुड बॉय बैड बॉय की, इस वजह से वो काम करता है। और फोर्थ जो है उसको अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी इमेज बनानी होती है, इस वजह से वो खुद ही काम कर लेता है। ओके, तो ये आपकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग की स्टेजेस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपका जो जेन पियाजे ने आपकी पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी, उसमें जो पहली स्टेज होती है सेंस की मोटर वाली, उसकी कुछ 6 सब स्टेजेस होती है, तो उसमें से आपको यहाँ पे 4 दी हुई है, तो इन 4 को आपको सीक्वेंस में लगाना था। तो सबसे पहले क्या होता है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन बनते हैं। ठीक है, फिर उनको किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है वो देखा जाता है, फिर आपके टर्शियरी रिएक्शंस होते हैं, और फिर उसका मेंटल यानी ब्रेन में रिप्रेजेंटेशन होता है कि इस काम को मुझे इस तरीके से करना है। ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इसके अंदर क्या है कि किस तरीके से आपका जो एक्सटेंशन प्रोफेसर होते हैं उनको अगर जिस कम्युनिटी में वो गया है वहाँ के लोगों का बिहेवियर चेंज करना है तो वो कौन कौन से स्टेप करेगा, वहाँ पे काम में लेगा। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, वो वहाँ कम्युनिटी के लोगों की अटेंशन ग्रेन करेगा।
ठीक है। अटेंशन गेन करने के बाद में उनको इतनी अच्छी अच्छी बातें बनाएगा ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाए, उनकी जो नीड्स है उनको फुलफिल करने के बाद ही करेगा, ठीक है। उनको बताएगा कि हम इस तरीके से काम करेंगे, तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे वहां के लोगों का। फिर उनकी डिजायर जानेगा कि भाई आप क्या क्या चाहते हो कि मैं और क्या क्या काम करूँ, किस तरीके से करूँ, ठीक है। फिर वो सारी चीजें जानने के बाद में वो वहां पे एक्शन करेगा, यानी अपना प्रोग्राम जो भी उसने प्लान किया होगा वो वहां पे इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर वहां के लोगों से बाद में राय लेगा कि भाई अब आपको ये जितना भी काम हुआ है वो सही लगा या नहीं लगा है ना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वो उसको हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर क्लियर कर लेंगे। इस तरीके के सारे स्टेप्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58। इसके अंदर आपको जो फिलिप पोर्टर है ना, उन्होंने कुछ मार्केटिंग प्लान के वो दिए थे, स्टेप्स दिए थे, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या क्या आते हैं वो सारे सेट करने थे। तो सबसे पहले कौन सा स्टेप आएगा इसके अंदर, आप लोग अपनी ऑब्वियस है किसी भी प्रॉब्लम को अगर डिस्क्राइब करनी होती है या फिर कोई भी प्लान आपको डिस्क्राइब करना होता है, तो सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड बताते हो, उसका पर्पस बताते हो, ठीक है। तो पर्पस और फोकस बताएंगे। फिर उसके बाद में आप वहाँ की जितनी भी सिचुएशन उसको एनालिसिस करोगे, वहाँ की सिचुएशन का एनालिसिस करोगे, ठीक है। फिर आप वहाँ पे अपने मार्केट को सेलेक्ट करोगे कि भाई किस तरीके, कहाँ पे क्या प्लानिंग करनी है, कौन सा मार्केट लेना है, ठीक है। फिर आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देखोगे। फिर आप उस मार्केट में जाके आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी आपके बैरियर्स हैं आपकी मार्केटिंग करने में, उन सारे बैरियर्स को देखोगे, ठीक है। फिर आप वहाँ पे अपनी क्या करोगे, डिजायर्ड पोजीशनिंग करोगे, और उसके बाद में पूरा स्ट्रेटेजी प्लान करके और फिर अपने प्रोडक्ट को आपके मार्केट में उतारोगे, ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ मैथ्स ऑफ फॉलोइंग। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 के अंदर हमारे जो न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं, यहाँ पे आप उनसे रिलेटेड डेफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है। तो यानी जब आपके बॉडी में राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या होगा, ग्लोसाइटिस हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो आपको जिंजिवाइटिस हो जाएगा। अगर विटामिन आपकी बॉडी के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी तो आपको हाइपोग्लूसिया होगा। हाइपोग्लूसिया का मतलब होता है कि आपका जो टेस्ट करने की एबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ओके। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो आपकी न्यूरल ट्यूब के अंदर डिफेक्ट आ जाएंगे। जैसे आपको याद होगा कि हम लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कि आप लोग आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट खाओ, तो आयरन जो है वो उनका हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखता है, और जो फॉलिक एसिड होता है वो उस बेबी के न्यूरल ट्यूब बनने के अंदर हेल्प करता है, ओके। तो इसलिए हमारा फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो आपको क्रिटिनिज्म हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 60 क्वेश्चन के अंदर आपको लिस्ट 1 के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, और लिस्ट 2 के अंदर उनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाती है, वो दे रखी है, ओके। तो साल्मोनेला अगर आपके फूड के अंदर कंटामिनेशन हुआ है उससे, तो आपको एंटेरिक फीवर उससे कॉज हो जाता है, ठीक है। अगर आपके फूड के अंदर शिजेला का कंटामिनेशन है तो उससे आपको डिसेंट्री हो जाएगी। अगर क्लोस्ट्रीडियम है तो उससे आपको वॉमिटिंग एंड डायरिया हो जाएगी। टीनिया सोडियम का है तो उससे आपके ब्रेन में सिस्ट फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ट्रुशेला स्पाइरलाइसिस का है तो इससे आपको क्या होगा, नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 61। इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप दिया हुआ और यहाँ पे उनके आरडीएस दिए हुए, तो वो सारे आपको मैच करने। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आरडीएस जो है वो 2010 की जो लेटेस्ट आपकी आईसीआर की बुक में दिए हुए, तो प्लीज आप लोग उन आरडीएस को रेफर करें। हो सकते हैं कि है ना कुछ आरडीएस ऊपर नीचे दिए हुए हो आपको कहीं ना कहीं पे, तो मैं आप लोग के लिए चाहे एक अलग से पूरा वीडियो ले आऊंगी जिसके अंदर हम लोग 2010 के जो लेटेस्ट आरडीएस आए हुए हैं ना, अभी जो आईसीआर ने दिए, वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे प्रेग्नेंट वुमन का 2320 का है, ठीक है। ये आई थिंक 13 ईयर चाइल्ड होगा, ठीक है। तो 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड का 1060 है, 12 ईयर ओल्ड बॉय का 2190 है, 16 ईयर ओल्ड गर्ल का 2440 है, और जो सेडेंटरी मेल होता है उसका कितना है 2380, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या है, लिस्ट 1 के अंदर आपको कुछ न्यूट्रिएंट दे रखे हैं और इनको किस तरीके कौन से टेस्ट से टेस्ट करते हैं या एस्टिमेशन लगाते हैं, वो टेस्ट दिए गए हैं। तो मोनोसेक्राइड जब हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं तो हम लोग फेनिंग टेस्ट लगाते हैं। अगर हमें कीटोस शुगर करने होते हैं तो सेल्वेनॉफ टेस्ट लगाते हैं। अमाइनो एसिड करने होते हैं हाइड्रेट टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। प्रोटीन एस्टिमेट करना होता है तो हम लोग माइक्रो जेल्डाल मेथड लगाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड करना होता है तो हम लोग टाइट्रेशन करते हैं। कौन सी डाई डाल के, डाइक्लोरो इंडोफिनॉल डाई डाल के टाइट्रेशन करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर आपको डिफरेंट नेम्स दे रखे हैं। इन नेम्स को आपको यहाँ पे इनका डेफिनेशन देखनी है। तो सबसे पहले हम लोग सैटेलाइट की बात करें तो सैटेलाइट क्या होते हैं, जब हमारी कन्वेंशनल जो हमारी कमिश्नरी वाली जो हमारी टाइप ऑफ फूड सर्विस सिस्टम होती है, तो उसके अंदर क्या होता है ना, एक सेंटर किचन होती है, ठीक है। जैसे मान लो एक बड़ी मेस है आपके हॉस्पिटल में, वहां से खाना बन के आता है, और आपके हॉस्पिटल के अंदर जैसे मान लो 4-5 फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो हर फ्लोर के ऊपर आपके पास एक छोटी पेंट्री होती है जहाँ पे आपका सारा खाना जाता है, वो गर्म होता है, उसके बाद में वो पेशेंट्स के पास जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइटिंग। नेक्स्ट आता है आपका बेंचमार्क। तो बेंचमार्क क्या होता है,
टूल दैट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर एन कंपनी टू सेट अटेनेबल गोल्स, यानी एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि इससे ऊपर ही आपको काम करना है, अगर इससे नीचे आपका काम रहेगा तो आपका लो ग्रेड का काम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई उसने तो बेंचमार्क सेट कर रखा है, यानी इतने अच्छे मार्क्स ला रखे हैं, तो अब आपको उससे ऊपर जाना है, यानी उसके बेंचमार्क को क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये होती है बेंचमार्क। नेक्स्ट आता है आपका प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जैसे हमारे होटल्स के हो गए, हमारे कॉलेजेस के हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज के हो गए, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है, एक आपको ओवरऑल एस्पेक्ट की पिक्चर मिल जाती है उसके अंदर प्रॉपर, ठीक है, कि हमारा कॉलेज कैसा है या यूनिवर्सिटी कैसी है। नेक्स्ट आती है आपकी परपेचुअल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर मतलब क्या होता है, हमारा एक तरीके का स्टोर रूम होता है जिसमें आप लोग सारे आइटम्स और गुड्स को चेक करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर आपको देखना होता है कि माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या होता है ना, और ये डिफरेंट डिफरेंट आपके सारे टेक्नोलॉजीज दी हुई है, फिनिशेस दी हुई है, तो इन फिनिशेस के अंदर कौन सा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें माइक्रो एनकैप्सुलेशन की, तो माइक्रो एनकैप्सुलेशन क्या करते हैं, हमारे परफ्यूम्ड लॉन्ड्रीज होती है ना, उसके अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एंटी माइक्रोबियल वाले की, तो एंटी माइक्रोबियल वाले क्या करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ओडर या फिर हमें स्वेटिंग होती है, तो उसको कॉम्बैट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी की, जिसके हमने अभी बात करी थी, उसी से रिलेटेड है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सेल्फ क्लीनिंग वाले गारमेंट्स भी फॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी हीट को भी ट्रैप करते हैं, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं वाटर प्रूफिंग की, तो वाटर प्रूफिंग के अंदर हमारे आते हैं शावर कर्टन्स। ऑब्वियस है, अगर आप शावर में उन कर्टन्स को लगा रहे हैं तो यानी वो वाटर प्रूफ होने चाहिए, नहीं तो वो गीले हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसके अंदर टाइप ऑफ वूल्स आपको दिए हुए और वो कौन कौन से सोर्सेज से ओरिजिनेट होते हैं वो आपको देखना था, ठीक है। तो सबसे पहले आप फुल वूल देखोगे, तो अगर आप किसी वूल को खींच के निकालो तो वो कैसे एनिमल से निकालोगे, वो ऑब्वियस है डेड एनिमल से निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट वूल की अगर हम लोग बात करें तो वर्जिन वूल। वर्जिन वूल यानी एक ऐसी वूल जो कि एकदम फ्रेश है, जिसको काम में नहीं लिया गया है, ठीक है। रिसाइकल्ड वूल यानी एक ऐसी जिसको जो कि हमारे जो तभी रिमेनिंग जो वूल रह गई है, जो कि काम में नहीं आई है, जो कि हमारा स्क्रैप मटेरियल रह गया, उससे जो वूल बनाई जाएगी वो हमारी रिसाइकल्ड वूल होती है। और लास्ट आती है हमारी शेयर्ड वूल, जो कि हमें पता होता है कि जो डोमेस्टिक एनिमल से ली जाती है, ओके, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट मैथ्स ऑफ फॉलोइंग। इसके अंदर क्या आता है, जो आपका डिफरेंट टाइप ऑफ नाइफ दिए हुए हैं, इसको आप लोगों ने किस तरीके के वो लोग कर्व कटिंग करेंगे उससे मैच करना था। तो इसके अंदर सही ऑप्शन जो है आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसके अंदर आपका जो बैंड नाइफ है वो किससे काम करेगा, ये वेदर हाई एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जिसके अंदर, ओके। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि राउंड नाइफ। राउंड नाइफ क्या करता है, वो आपकी कटिंग करता है स्ट्रेट लाइंस की, सॉरी थोड़ा गलत ना हो गया, ठीक है। आपका राउंड नाइफ क्या करता है, आपकी कटिंग करता है स्ट्रेट लाइंस की, ओके। तो इसी तरीके से आप सारे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपको पूरे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और उसके ऊपर कौन सा मार्क लगाते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे इजी आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितने होते हैं तो उसके अंदर हम लोग एग मार्क काम में लेते हैं, ठीक है। और आपकी जो ज्वेलरी अगर हम लोग देखते हैं तो आपके जो ज्वेलरी वाली जो चीजें होती है वो आपकी जितनी भी सारी मैच होती है वो होती है आपकी हॉलमार्क से आती है, ओके। तो आप इस तरीके से अपने सारे देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीजें हैं लेकिन एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, ओके। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि एग मार्क वाला जो पहला हमने सेलेक्ट किया था उसी से ही पूरा आंसर क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके अंदर आपके पास सारे आइटम्स दिए हुए हैं, तो ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके के स्टैंडर्ड से मिली हुई होती है वो देखना होता है। तो इसमें सबसे इजी जो होती है वो होती है आपकी एलईडी वाली। एलईडी जो है वो आपको ग्रीन बिल्डिंग जो है वो बनाने में हेल्प करती है। तो अब आप इसको ई के अंदर देख लो, कहीं पे 4 दिया हुआ है क्या, तो ये यहाँ पे 4 दिया हुआ है, एक यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ओके। तो उसके बाद में अब आप क्या चेक करोगे कि उसके बाद में हम लोग BIS की बात करते हैं, क्योंकि BIS जो है वो काफी कॉमन है। तो BIS जो है वो आपका क्या करता है, वो एक स्टैंडर्ड मार्किंग है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड करके इसका नाम होता है। तो वो आपके क्या करता है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, ओके। तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हो। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा जो मैथ्स ऑफ फॉलोइंग है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट दिए हुए हैं, तो ये सारे टेस्ट जो है आपको मार्क करने थे। तो जब हम लोग इसमें बहुत सिंपल टेस्ट जो है उसको देखते हैं, सबसे पहले जैसे अगर हमको अडल्ट की इंटेलिजेंस मार्क करनी होती है तो उसके अंदर हम लोग काम में लेते हैं ये WAIS, है ना, ये इंडिविजुअल का नाम है, ये इसका अडल्ट का इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करने वाला पूरा टेस्ट होता है, ठीक है। और जब हमें चिल्ड्रन की करनी होती है तो वो हमारा ये चिल्ड्रन वाला होता है, ओके। जब आपके न्यूबॉर्न का असेसमेंट होता है तो वो आपका आपगर स्केल होता है, ओके, ठीक है। आपगर स्केल के अंदर क्या होता है, उनका अपीयरेंस, उनकी पल्स, उनका ग्रेनिंग, उनका जो भी पूरी वो रहती है उनकी पल्स रेट रहती है, वो सारा उसमें देखा जाता है, ओके। इन्फेंट्स का स्केल अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपको जो इन्फेंट का स्केल होता है वो हमारा BSID का स्केल आता है, ओके।
इसके अंदर उनकी जो है वो DQ निकालते, जैसे सबकी IQ होती है ना, वैसे छोटे बच्चों की DQ निकालते हैं, यानी डेवलपमेंट कितना प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है वो देखा जाता है। ओके, और जो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट आता है, वो जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वो आपके टेट वाले होते हैं। टेट का मतलब होता है ये हमारे एक तरीके से जो CDS में और मिलिट्री वाले एग्जाम्स के अंदर काम में लेते हैं ना, ये वो वाले टेस्ट होते हैं जिसमें आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाया जाता है और फिर आपको बोला जाता है कि पूरा स्टोरी प्लान करो, उससे आपकी थिंकिंग का पता चलता है कि आप कैसा सोचते हो, अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इसके अंदर आपको ये हमारे अलग अलग थ्योरिस्ट हैं इनका देखना और इन्होंने क्या क्या दिया है वो देखना है। तो सबसे इजी कौन सा है, हमारा जेन पियाजे। तो जेन पियाजे ने हमें क्या दिया था, असिमिलेशन और अकोमोडेशन का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, यूरी बेनफोर्ड जिनके बारे में हमने अभी बात करी थी, उन्होंने क्या दिया था, माइक्रोसिस्टम वाली चीज दी थी। ठीक है, जॉन लॉक जो थे उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने टेबुलर रास्ता दिया था। तो हमने इतनी सारी चीजें मैच कर ली, तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको FSSAI की फुल फॉर्म बतानी है। तो FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो एंथ्रोपोमेट्री का पार्ट नहीं है। तो ऑब्वियस है आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका असेसमेंट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी हमने बात करते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, वो वाले मेजरमेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए जा सकते हैं। तो आपका MUS हो गया, आपका हाइट, वेट और आपका वेस्ट सर्कमफेरेंस या हिप सर्कमफेरेंस हो गया। ओके, 73 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है कि आपको विटामिन डी की जो रिकमेंडेशंस है, जो RD है एक अडल्ट के लिए पर डे की, तो वो कितनी है, तो वो आपकी 10 माइक्रोग्राम पर डे होती है। ओके, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 74 देखा जाए तो इसके अंदर क्या बता रखा है, अ स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड टू बी अचीव्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब इज रेफर्ड एज, तो उसको हम लोग बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। ओके, यानी जब स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आपको इस स्टैंडर्ड को अचीव करना है अपनी जॉब के अंदर, तो उसको हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। तो इसके अंदर क्या है, एक पर्सन जो है अपनी एंजाइटी से कोप करता है, तो वो किस उसके जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हमने अभी बात करी थी ना, 3 तरीके की टेंडेंसीज बात करी थी कि आप रिग्रेशन कर लो या फिर आप बैठ के इंटेलेक्चुअलाइजेशन कर दो या फिर सब्लिमेशन कर लो, तो ये वो वाला ही रिग्रेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसके अंदर उन्होंने बता रखा है आपका जो चाइल्ड लेबर वाला एक्ट था ना, वो कब आया था, तो वो आया था आपका 1986 के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 77। तो इसके अंदर ये बताना है आपको कि जो कश्मीरी शॉल्स होते हैं ना हमारे, तो सुंदर सुंदर पश्मीना शॉल्स, तो वो जो है वो किसने, उसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो किसने स्टार्ट करी थी, वो करी थी हमारे अली बाबा चालीस स्टोर ने। ओके, इजी, आप ये नाम याद कर लेना क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में आ जाता है। तो आपको ये बताना है कश्मीरी शॉल में किसने एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करी थी, वो करी थी अली बाबा ने। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, तो इसके अंदर आपके जो गम जो हम लोग काम में लेते हैं ना, सिल्क के ऊपर जब प्रिंट करते हैं तो उसके लिए, तो उसके अंदर हम लोग काम में लेते हैं गम अरेबिका। ओके, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें अगर क्वेश्चन नंबर 79। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो स्ट्राइड है ना, ये कौन सी स्टडी से रिलेटेड है, तो ये आपका अप्रोच होती है, आपकी मैनेजमेंट की जो सिस्टम अप्रोच होती है ना, वो होती है ये। ओके, अगर आपको ये नहीं भी पता था तो आप बाकी सारी चीजों को देख सकते थे, जैसे आपको कलर स्कीम पता है कि भाई पूरा कलर स्कीम का वो जो सर्कल बनता है हमारा कलर का, वो होती है। एर्गोनॉमिक्स आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, ह्यूमन और कंप्यूटर की जो इंटरैक्शन होती है, जो रिलेशन होती है, उसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके, और जो हमने अभी एंथ्रोपोलॉजी की बात करी थी कि भाई स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग जो रहती है वो इसमें रहती है। ओके, तो अगर नहीं भी पता था तो भी अगर आप ऑप्शन को सही तरीके से देखोगे तो आपको आंसर अपने आप ही क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। तो इसमें क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स द ग्रीन बिल्डिंग वाला, तो हमने अभी अभी मैथ ऑफ फॉलोइंग में देखा था कि भाई ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट कौन देता है, लीड देती है, LEED देती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि आपकी जो ये जो है सुकन्या समृद्धि योजना है, जो ये कितने साल तक के बच्चों को फाइनेंशियल बेनिफिट देती है, तो ये 10 साल तक की लड़कियों को फाइनेंशियल बेनिफिट देती है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या बता रखा है, ये आपका रिसर्च से बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म है। इसमें क्या होता है ना, एक रिसर्चर है, उसने एक इंडिविजुअल से बात करी एक सिनेरियो की, तो उसने आंसर दिया कि ठीक है इस तरीके का आंसर होगा। तो अब जो एक्सपर्ट होगा ना वो उससे और 2-3 सिनेरियो के अंदर बात नहीं करेगा, लेकिन उसको ये लगेगा कि अगर उसने इस सिचुएशन में ये आंसर दिया था तो वो हर सिचुएशन में ऐसा ही आंसर देगा। तो जब ये चीज सोचने लग जाता है हमारा रिसर्चर, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉलो इफेक्ट। ओके, यानी बिना किसी से पूछे बस वो एक ही चीज को अप्लाई करता जाता है उसी के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 83। इसके अंदर क्या है, आपको जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, तो आपके फाइटोकेमिकल्स हैं वो 3 काम करते हैं, यानी आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसमें से आपके जितने भी बेकार एंजाइम्स हैं उनको बाहर निकालते हैं, साथ साथ में आपकी जो बॉडी है उसके अंदर नाइट्रोसो अमीन जो बनता है, जो आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है, उसको रिमूव करते हैं, और उसके अलावा आपकी बॉडी में जितने भी कार्सिनोजेंस होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं। ओके, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84। इसके अंदर लो रेजिड्यू फूड बताने, तो मैं आपको बता देती हूँ, मिल्क और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं ना, वो हमारे हाई रेजिड्यू फूड्स होते हैं। ओके, तो उसके अलावा जो आपके 3 ऑप्शन बचे वो आपके लो रेजिड्यू फूड्स है, यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आपका कर्ड आएगी, आपकी मैदा आएगी और आपका चिकन आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने सैम चाइल्ड अभी ऊपर डिस्कस किया था कि भाई जितने भी सैम चाइल्ड होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, अगर उनका वेट फॉर हाइट -3 से कम है तो, और उनकी जो एमईएस है वो लेस देन 115 mm है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारी आयोडीन डेफिशिएंसी जब होती है तो उसके अंदर हमें क्या क्या हो जाता है। तो हमने अभी ऊपर बात करी थी, क्रेटिनिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है और साथ साथ में मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे को ए, बी एंड डी मिला है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87। तो इसके अंदर आपको बताना है कि भाई कौन से टेंजिबल टूल्स होते हैं जो कि हम लोग, जो हमारा मैनेजर होता है वो काम में लेते हैं ताकि उसके जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं वो एफिशिएंटली काम करें। ठीक है, तो वो क्या क्या करेगा उसके अंदर, आपके जो स्टाफ है उसको अप्रेजल देगा। ठीक है, यानी अच्छे से बात करेगा, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखेगा। ठीक है, और साथ साथ के अंदर वो क्या करेगा, उनकी जॉब का डिस्क्रिप्शन, यानी उनको जॉब के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज भी बताता जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 88, तो इसके अंदर आप क्या होगा कि विच आर द फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द डायरेक्टिंग पीपल। अब जब आप किसी इंडिविजुअल से काम कर रहे हैं तो आपको किसको किस किस तरीके से आप उसको गाइड कर सकते हो, तो आप क्या क्या करोगे, आप उसको फोरकास्ट करोगे, यानी पहले से ही उसको बता के रखोगे इस तरीके से आप उसको पूरा काम करना है। ठीक है, आप उसको इंस्ट्रक्शन देते रहोगे बीच बीच में कि इस तरीके से काम करो। ओके, आप उसको सुपरवाइज करोगे कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और लास्ट में जाके आप उसको रिव्यू करोगे कि भाई सही से काम करोगे या नहीं करा, या फिर पूरा किया कि नहीं किया। ओके, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 89। तो इसके अंदर आपको बताना था कि आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, आपका जो क्वेश्चन है या फिर टेस्ट है वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो आपके सही ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? आपके ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, जो हमारे छोटे बेबी होते हैं, न्यू बॉर्न के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके छोटे बेबी के अंदर मोरो रिफ्लेक्स होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, और साथ साथ में वेबेस्कियन रिफ्लेक्स होता है। अगर मैंने एक पूरा लेसन प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें सारे न्यूबॉर्न के रिफ्लेक्सेस मैंने बता रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, उसको काफी हेल्प होगी उससे आपकी। ओके, तो आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे जो हार्वर्ड गार्डनर है उन्होंने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया है उसमें उन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस दिए है। ठीक है, तो आपको इन 6 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, यानी कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो काम आई हुई है। तो इसमें कौन कौन सी है? उन्होंने लिंग्विस्टिक दिया है, उन्होंने म्यूजिकल दिया और साथ साथ में उन्होंने स्पाशियल दिया है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें आपका लिंग्विस्टिक आता है, आपका म्यूजिकल आता है और साथ साथ में आपका स्पेशियल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग फिनिशेस, यानी ऐसी कौन सी फिनिशेस है जो कि लस्टर प्रोवाइड करती है आपके फैब्रिक के अंदर। तो इसमें 3 आती है, कौन कौन सी आती है? सीयर, बीटलिंग एंड कैलेंडरिंग। ओके, इजी, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर कौन सा होता है। तो आपको पता है कि रेयन जो है वो आपका सेल्यूलोजिक फाइबर है, और साथ साथ में आपका जो लेओसेल होता है वो भी आपका रीजनरेटेड सेल्यूलोजिक फाइबर है। ओके, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा टेक्नोलॉजी चल रही है ना आजकल, उससे हमारी जो टेक्सटाइल उसमें क्या हेल्प हुई है। तो ऑब्वियस है, अगर कहीं पे कोई भी नेगेटिव पॉइंट है तो वो आप सबसे पहले हटा दो। नेगेटिव पॉइंट जैसे हाई एनर्जी कंजप्शन, तो एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है तो इसको रिमूव करते हो। इंक्रीज एफ्लुएंट, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है तो इसको भी रिमूव करते हो। अब बचे क्या? ए, बी और ई। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लो भाई कि ए, बी और ई कहाँ पर आ रहा है, तो सी में आ रहा है, तो एकदम सही हो जाएगा। ओके, तो आप ये अप्रोच भी लगा सकते हो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95, तो इसमें क्या होता है ना, व्हाट आर द फैसिलिटीज प्रोवाइड। अब बैंक ने कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई है। तो बैंक हर तरीके के अकाउंट ओपनिंग हमारे को प्रोवाइड करता है। तो जैसे इसमें सेविंग अकाउंट हो गया, या फिर रिकरिंग अकाउंट हो गया, फिर फिक्स अकाउंट हो गया, फिर करंट अकाउंट हो गया। तो ये चारों अकाउंट खोलने की फैसिलिटीज जो है वो बैंक ने हमें प्रोवाइड करी। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका जॉब क्वेश्चन नंबर 96, जिसमें आपको बताने कि एर्गोनॉमिक्स क्या क्या हेल्प करते हैं। एर्गोनॉमिक्स जो हमने अभी बात करी थी, ठीक है, तो आपका एर्गोनॉमिक क्या क्या प्रोवाइड करता है? आपको सेफर जॉब्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ साथ में आपके जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं वो एफिशिएंटली काम करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है, इस चीज में हेल्प करता है। और साथ साथ के अंदर
उनके अंदर फ्यूअर इंजरीज होती है, यानी मतलब कोई भी तरीके की प्रॉब्लम जो है और जो इंजरीज होती है वो बहुत कम हो जाती है उसके अंदर। ओके, यानी उनको अच्छा काम करने का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 97। तो इसके अंदर क्या है, आपको नियर एनवायरनमेंट यानी आपका जो फैमिली के नियर एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है वो देखनी होती है। सबसे नियर में आपको क्या चाहिए होता है कि भाई मार्केट हो, आपका स्कूल पास में हो, और साथ साथ में आपका जो है बैंक, क्योंकि आपको डेली डेली पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक पास में होना चाहिए। ठीक है, रेलवे स्टेशन हम डेली कहीं घूमने नहीं जाते और हम डेली फर्नीचर खरीदते नहीं है, तो ये दोनों आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। 98 के अंदर क्या है आपका, आपको बताने कि पब्लिक रिलेशनशिप जो मेंटेन करते हैं ना वो क्यों जरूरी है। ठीक है, और वो कैसे बनाया जाता है। तो इसके अंदर रीड करते हैं, बिल्डिंग म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशन। ऑब्वियस है, जब आप पब्लिक रिलेशन बनाते हो तो आप क्या करते हो, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच के अंदर, और जैसे हम लोग इंडिविजुअल हो गए या सोसाइटी हो गई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, अगर उन दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है तो हमारी वो पब्लिक रिलेशनशिप बन जाएगी। तो पहला एकदम सही है। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है, प्रैक्टिस मैनेजिंग द स्प्रेड ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड एन ऑर्गेनाइजेशन द पब्लिक, ये भी एकदम सही है। ठीक है, सी वाले के अंदर क्या लिखा है, इट इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेट, और ये तो एकदम गलत है। हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी पब्लिक रिलेशनशिप के अंदर काफी ज्यादा काम करती है। ओके, और डी वाला क्या लिखा, इट इज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय गवर्नमेंट, ये भी एकदम गलत है। ओके, तो आपके सही ऑप्शन कौन से हो गए, ए और बी हो गए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 99। इसके अंदर आपको ये बताना है कि भाई विमेन और गर्ल्स के अगेंस्ट में जो भी वायलेंस होती है उससे रिलेटेड एक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे अगर आपको नहीं भी पता तो आपको ये तो बताना कि आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये तो गर्ल्स और ये तो वायलेंस से रिलेटेड नहीं है। फिर नेक्स्ट आरटीई की बात करें तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं है। तो बच्चे कौन से, आपका ये और ये। तो डीवी कौन सा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस का होता है। ठीक है, और ये जो है ये आपका गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है उसको रिमूव करने के लिए जो आपका एक्ट बना रखे वो वाले एक्ट। ओके, तो सही कौन सा हो गया आपका, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपके जो गुड लीडर्स होते हैं उनके अंदर क्या वो कैसे होते हैं। तो ये क्या सही बात है क्या कि बॉन्ड विद लीडरशिप, नहीं ना, बॉन्ड थोड़ी होते हैं लीडरशिप क्वालिटी के साथ, वो तो टाइम एज बाय टाइम आती है। ठीक है, तो गुड लीडर्स क्या होते हैं, एबल टू इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ के अंदर क्या होते हैं कि आपके जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी जाती है वो एकदम टाइम पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसका आंसर है बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमारे असर्शन रीजन का आ गया। इसके अंदर आपको क्या लिखा है असर्शन में, कंजप्शन ऑफ फूड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट कैन लोअर द रिस्क ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, तो ये एकदम ट्रू बात है। एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, ये वाली भी एकदम सही बात है। ओके, तो आपके दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रीड करते हैं असर्शन। इसमें क्या लिखा है, incidence of a disease is defined as the new cases that occur during the specific period of a population। तो इंसिडेंस का मतलब यही होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, यानी जैसे हमें मान लो अभी का 6 महीने का गिनना है, अब इस 6 महीने के अंदर कितने सारे लोगों को फीवर हुआ तो वो उस वक्त की इंसिडेंस हो जाएगी। तो आपका पहला एकदम करेक्ट है। ठीक है, लेकिन रीजन में क्या लिखा है, फॉर डिटरमाइनिंग द इंसिडेंस ऑफ द अनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमेन अक्रॉस सेक्शन। अब देखो, एक दिन के अंदर तो आप किसी की भी इंसिडेंस पता नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से आपका जो रीजन है वो एकदम फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमें एक थोड़ा लंबा टाइम पीरियड लेना पड़ता है अगर हमें किसी की इंसिडेंस देखनी है, तो किसी डिजीज के अकरेंस की, क्योंकि एक दिन में थोड़ी, अब जरूरी थोड़ी है कि भाई आपने कैंप लगा और उसी दिन पे सारे जो भी एनीमिया वाले लोग थे वो सारे आ गए, नहीं ना, इस वजह से थोड़ा लंबा टाइम पीरियड रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या है, द कोलोस्ट्रम सीक्रेटेड इन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन हेल्प इन बिल्डिंग इन इम्यूनिटी इन इन्फेंट, ये एकदम सही बात है, क्योंकि जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि मदर की बॉडी से बाहर आता है, उसके अंदर गामा ग्लोबुलिन्स होता है, विटामिन ए भी होता है, जो हमने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इम्यून रिस्पांस यानी आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है विटामिन ए। तो दोनों हमारे असर्शन और रीजन जो है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 104, तो इसके अंदर क्या है कि आपका जो असर्शन है उसमें क्या लिखा है, प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन शेड्यूल, तो आपकी क्या कंट्रोल करने में हेल्प करता है आपके होटल और किचन को, यानी अगर आप एक तरीके का टाइम प्लान बनाते हो या फिर आप एक शेड्यूल फॉर्म कर देते हो यानी टाइम टेबल जैसा, तो आपको जो है आपके किचन की एक्टिविटीज करने में हेल्प मिलती है, तो एकदम सही बात है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है रीजन में, प्रोडक्शन शेड्यूल इन्वॉल्विंग सेटिंग अ टाइम टेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग वेरियस एक्टिविटीज दैट नीड टू कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियस सही बात है कि अगर आप लोग टाइम टेबल बना के रखेंगे तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है, यानी आपका जो पीक टाइम आता है आपके होटल के अंदर कि भाई इस वक्त पे सब लोग खाना खाने आते हैं होटल के अंदर, सबसे ज्यादा रश इसी टाइम पे रहता है, तो अगर आप लोग टाइम टेबल बना के रखेंगे, शेड्यूल बना के रखेंगे, तो आप वो पीक टाइम को भी अचीव कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आपके असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 105। इसके अंदर असर्शन क्या है, when preparing a balance sheet a bakery owner categorize equipment as a fixed asset। ऑब्वियस बात है
ठीक है, असर्शन एकदम सही है। रीजन की बात करते हैं, a fixed asset is anything that is owned over a long period of time and can be converted into cash। ऑब्वियस बात है, जो भी इक्विपमेंट है अगर आप उसको बेचोगे तो कैश तो मिल ही जाएगा ना, तो ये एकदम रीजन जो है ये भी एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 106। इसके अंदर असर्शन क्या बोलता है, रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिस्क्राइब वुमेन्स डिसएडवांटेज पोजीशन एंड लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट। तो ये एकदम सही बात है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर वुमेन को अपनी तरफ से उसको हक नहीं है कि भाई मैं अब मतलब मैं अब किसी के साथ में रहना चाहती हूँ या मैं अब बेबी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इस चीज के बारे में जब रिसर्च करी गई तो उनके अभी भी वो बहुत बुरी कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। और रीजन में क्या लिखा है, नेशन ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी आर आउटकम ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी ने ही बनाया है कि ये मस्कुलाइन और ये फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें असर्शन क्या है, मेजॉरिटी ऑफ अब्यूजिव एंड नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल सपोर्ट। तो ये जो है ये एकदम करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके अब्यूजिव और नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं ना, जो कि अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग अकेले रहते हैं और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स उनको अकेले हैंडल करते हैं, उनके पास किसी भी तरीके का सोशल सपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर रीजन हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा है, मालट्रीटिंग पेरेंट्स हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ लर्निंग मिसट्रीट and avoid others and thereby possesses less capacity to earn social support। अब इसके अंदर रीजन जो है वो एकदम सही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे अब्यूजिव और नेग्लेक्टफुल पेरेंट होते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ में भी अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, उनके अंदर क्या बचपन से ही वो चीज आ रही होती है। अब जैसे आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहाँ पे आपके पेरेंट्स जो है, आपके फादर जो आपके मदर को हमेशा डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव एक आपके माइंड के अंदर इमेज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपके सोशल सपोर्ट नहीं ले पाते उस तरीके के पेरेंट्स, जब वो पेरेंट्स बनते हैं तो उनके अंदर भी वही टेंडेंसी होती है, अपनी वाइफ को डांटना, अपने बच्चों को डांटना, हमेशा किच करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, असर्शन क्या है, पिल्स क्रेप इज क्रिंग्ड क्रेप फाइबर। ओके, यानी जो पिल्स क्रेप होता है वो एक तरीके का जो क्रिंग्ड क्रेप फाइबर है वो होता है। तो हमारा असर्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। लेकिन रीजन में क्या लिखा हुआ है कि इसको बनाने के लिए हम लोग एक डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर का यार्न प्रॉपर्टी होती है जिसमें श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। तो ये एकदम गलत बात है। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिससे हम लोग क्रेप फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है असर्शन में, बॉल पॉइंट नीडल्स होती है शुड नॉट बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग जर्सी मटेरियल। तो ये तो एकदम गलत बात हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉल पॉइंट वाली जो नीडल्स होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है नीचे से, तो वो जब आपके जर्सी मटेरियल्स के अंदर जाती है तो वो उसको खराब नहीं करती है आपके फैब्रिक को, है ना। इस वजह से तो हम लोग बॉल पॉइंट वाली जो निडल होती है वो ही काम में लेते हैं जर्सी मटेरियल्स और इस तरीके की स्टिचिंग करने के लिए। और रीजन में क्या लिखा है कि वो डैमेज कर देती है थ्रेड को जाके, तो ये एकदम गलत बात है। तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि आपका असर्शन और रीजन दोनों ही इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिकम कलर्ड इफ दे कंटेन एटलीस्ट वन ऑफ द रेडिकल कॉल्ड क्रोमोफोर्स और एक्सोफोर्स। ओके, तो ये तो एकदम सही बात है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल को कलर देना चाहते हो तो अगर उसके अंदर क्रोमोफोर या फिर एक्सोफोर कुछ भी प्रेजेंट है तो आपका जो फैब्रिक है उसके अंदर कलर लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा असर्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग रीजन देखते हैं कि क्रोमोफोर जो होता है वो क्या करता है, आपके मॉलिक्यूल को डाई करता है, और आपको जो एक्सोक्रोम होता है वो उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ओके, हू जो है उसको इंटेंसिफाई कर देता है। ओके, तो हमारे असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसका असर्शन क्या बोलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव लैक्टिक एसिड। अब देखो ये तो वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन आ गया है ना, कि लैक्टिक एसिड जो है वो अगर आपके मसल के अंदर डिपॉजिट होता है तो आपको फिजियोलॉजिकल फटीग होती है। तो एकदम ट्रू बात है। ठीक है, लेकिन रीजन में क्या दे रखा है, इट इज कंसर्न मोर देन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ द वर्कर, लिबरेशन और डिसलाइक ऑफ द वर्क। ये तो एकदम फॉल्स वाली बात है कि हमने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्या लिखा है, अब फैमिली बजट इज अ वे ऑफ डिटेलिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस, है ना। यानी आपका जो फैमिली बजट है उसको अगर आप लोग बनाते हैं तो आपको जो फ्यूचर में आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे उनको वो बचत करने में हेल्प, मतलब अगर आप कोई भी ऐसा फ्यूचर एक्सपेंस आ जाता है, एकदम से कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो अगर आपने बजट बना रखा है तो आपको हेल्प करेगा। तो असर्शन एकदम सही है। रीजन में क्या लिखा है, इट हेल्प देम टू लिव विद इन देयर इनकम। अगर आप बजट प्लान करते हो तो आपको पता होता है कि भाई हमारे पास 10,000 रुपए है, तो इस 10,000 में हमें किस तरीके से जिंदा रहना है, किस तरीके से सारा घर का खर्च निकालना है, तो वो भी आपको आ जाता है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है। ओके,
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 113। इसके अंदर क्या है, मैनेजमेंट टाइम कैन बी प्रैक्टिस टू टैकल द पीक लोड्स। ऑब्वियस है, अगर आप लोग टाइम मैनेज करके चल रहे हो तो अगर आपकी होटल के अंदर लोड आता है एकदम से तो आप उसको अच्छे से मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या बोलता है कि अगर आप काम को एलोकेट कर दोगे फैमिली मेंबर्स के अंदर तो भी आपका काम जो है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो दोनों करेक्ट है आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 114 क्वेश्चन की। तो इसके अंदर ये जो हमारे पाउलो फेरियर है ना, इन्होंने कुछ दिए थे ऑन द रोल्स ऑफ डायलॉग एंड पीपल पार्टिसिपेशन इन सोशल चेंजेस। तो उन्होंने ये बोला था कि अगर हम लोगों को सोशल चेंज लेके आना है तो उसके अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर लोग पार्टिसिपेट करें। यानी हम लोग जो पीआरए वाली टेक्निक्स पढ़ते हैं ना, पार्टिसिपेटिव रूरल अप्रेजल वाली, है ना, या फिर पीएलए जो पढ़ते हैं, तो ये उससे रिलेटेड काम है। तो अगर हम लोग सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं तो लोगों को हमारे साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलेंगे। तो असर्शन हमारा एकदम करेक्ट है। रीजन में क्या लिखा है, पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा ही काम किया जाए और लोगों के लिए ही किया जाए। तो ये हमारा रीजन है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी हमारा जो ए और आर है वो दोनों करेक्ट है और जो हमारा आर है वो राइट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 का असर्शन क्या होता है, कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी हाइलाइट्स दैट द स्पीकर एडजस्ट देयर स्पीकिंग स्टाइल टू देयर लिसनर टू गेन सोशल अप्रूवल। ऑब्वियस बात है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपकी स्पीकर हूँ तो मैं अपनी आवाज को, अपने बोलने के तरीके को, है ना, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी ताकि जैसे जिस पॉइंट पे मुझे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान दिलाना है तो मैं उसको थोड़ा तेज बोलूंगी या फिर क्लियर बोलूंगी, ठीक है। और जिस चीज पे मुझे ध्यान नहीं दिलवाना है तो उस चीज को मैं थोड़ा सा धीरे बोल सकती हूँ, ठीक है। और इस तरीके से बोल सकती हूँ कि आपका ज्यादा ध्यान उस पर जाए नहीं। तो ये स्पीकर की स्टाइल होती है जिसको वो मैनेज करते हैं ताकि वो सोशल अप्रूवल ले सके और जो उसके लिसनर्स हैं वो थोड़े अटेंटिव होके सुने उसकी बात को। ओके, इसका रीजन क्या बोलता है, वी आर गेट कीपर्स इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एज वी हैव द पावर टू ओमिट एंड होल्ड बैक द इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियस बात है, रीजन भी एकदम करेक्ट है। अब मैं आपकी यहाँ पे स्पीकर हूँ, यानी मैं यहाँ पे गेट कीपर हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करना चाहती हूँ वही मैं प्रोवाइड करूंगी। ऐसा नहीं है कि आप मेरे अंदर से अपने आप ही जान लोगे, ऐसा नहीं है ना। जो मैं आपको बताऊंगी आप वही जानोगे, राइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 116 बात करें तो इसके अंदर आपकी जो प्रोग्राम प्लानिंग होती है ना उसके सारे स्टेप्स आपको बताने हैं। तो ये आपके अंदर सबसे पहले जब आप कहीं भी कोई भी प्रोग्राम प्लान करते हो तो आप सबसे पहले वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो वहाँ की प्रॉब्लम, फिर आपके वहाँ की कम्युनिटी का नीड असेसमेंट करते हो, फिर आप लोग गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ठीक है। फिर गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद में इंटरवेंशन प्लान करते हो, फिर आपके प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हो और लास्ट में जाके आप उस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करते हो कि वो जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपकी जब पर्सन के अंदर अनकंट्रोल डायबिटीज मलाइटिस हो जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो आपको बताने हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जब बहुत ज्यादा डायबिटीज मलाइटिस हो जाती है यानी शुगर एकदम से राइज कर जाती है तो सबसे पहले आपकी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी शुगर लेवल जो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फिर जैसे ही शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज यूरिया यानी आपकी जो यूरिन होती है उसके अंदर ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाता है, यानी शुगर आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही आपको और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है तो जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती जाएगी, ठीक है। डिहाइड्रेट होगी आपकी बॉडी तो उसके अंदर क्या होगा, आपका पेरिफेरल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वीक पड़ता जाएगा और जैसे जैसे वो वीक पड़ता जाएगा फिर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही, पानी होना ही बच गया, मतलब पानी है ही नहीं आपकी बॉडी के अंदर, तो फिर आपको टॉयलेट आएगा कहाँ से, तो आपकी बॉडी के अंदर एनीयूरिया हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सीक्वेंस होता है जब आपको अनकंट्रोल डायबिटीज हो जाती है। तो अब आपका आंसर जो इसमें होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। तो इसके अंदर आपको सीक्वेंस बताना था लेमन सूफले बनाने का, ठीक है। तो इस ऐसे वाले क्वेश्चन अब नहीं आते पेपर में, ठीक है, क्योंकि मतलब ये बहुत कम देखने को मिलते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसके अंदर आपको पूरे स्टेप्स बताने लेमन सूफले बनाने के। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपने एग व्हाइट और एग योक्स को अलग करते हो, ठीक है। फिर आपके जो एग योक्स थे उसके अंदर आप लोग शुगर मिलाते हो, लेमन एक्सट्रैक्ट मिलाते हो, उसका अच्छे से मिक्स करके रख देते हो, ठीक है। फिर आपके जो एग योक्स थे और एग उनको क्या है ना डबल बॉयलर के ऊपर रखते हो और उनको अच्छे से क्रीमी करते हो, उनको बीट करते जाते हो, क्रीमी बनाते जाते हो, ठीक है, ताकि वो कडल नहीं हो जाए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करते हो, फिर उसको डबल बॉयलर से हटाते हो और उसको कूल करते हो। फिर कूल करने के बाद में अंदर उसके अंदर थोड़ा सा जेलेटिन मिलाते हो और एक जो शुगर मिक्स करा था वो वाला मिक्सचर उसमें मिलाते हो, ठीक है। फिर उसको जो आपने एग व्हाइट अलग करे थे उस एग व्हाइट के अंदर मिक्स करते हो और पूरे मिक्सचर को ठंडा होने रखते हो और ठंडा होने के बाद में उसको आपके सूफले के जो मिक्सचर सेट होती है उसमें रखते हो और रेफ्रिजरेट कर देते हो, यानी एकदम मस्त चिल करके और फिर खाते। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
ओके 119 देखते हैं, इसमें क्या है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द HACCP के स्टेप्स दे रहे हैं। तो HACCP जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारे हजार्ड्स को जो भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ पे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, ठीक है। फिर हम लोग उस साथ की मॉनिटरिंग करते हैं कि ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर अभी तक भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम लोग उसको इमीडिएट करेक्ट करने के कुछ एक्शंस लेते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 120। इसके अंदर आपके जो रिसीविंग का प्रोसेस होता है वो पूरा आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जब रिसीविंग होती है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले जो भी आपने ऑर्डर भेजा था उस ऑर्डर को प्रॉपर तरीके से, उसका जो नोट आपने भेजा था वो नोट आप लोग चेक करोगे। ये ई लगा लेना, यहाँ पे नोट नहीं है, ये नोट है, ई वाला नोट है, यानी जो आपने पूरा पर्ची भेजी थी ना, वो पर्ची को चेक करना कि सही प्रोडक्ट आया है या नहीं आया है। ओके, फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, आप जैसे ही जो भी मटेरियल है उसका सबका वेट करते हो, काउंट करते हो, वो सारी चीजें देखते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, उसकी क्वालिटी असेस करते हो। अगर क्वालिटी सही है तो आप रख लेते हो, नहीं होती है तो आप भेज देते हो उनको वापस, ठीक है। तो जितने भी आपके अनएक्सेप्टेबल आइटम्स है उन सबको वापस भेज देते हो। और लास्ट में क्या करते हो, आप अपना चालान जो है उसके ऊपर साइन करवा लेते हो कि हमने हमारी रिसीव कर ली है और जो बेकार सामान था उसको वापस भेज दिया। ओके, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। इसके अंदर क्या करना है, आपके अंदर अटैचमेंट जो होती है ना, छोटे बच्चे किस तरीके से एक इंडिविजुअल के साथ में अटैच होते हैं। तो जैसे केयर गिवर है या फिर उसकी मदर है छोटे बेबी की, तो वो उस मदर से किस तरीके से वो छोटा बेबी अटैच होगा उसका पूरा सीक्वेंस बताना है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप क्या होता है, प्री अटैचमेंट फेज चलता रहता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो उस इंसान को जानने लगता है, तो अटैचमेंट इन मेकिंग आता है, ठीक है। फिर जब अटैचमेंट पूरा तरीके से बन जाता है तो एक क्लियर कट अटैचमेंट फॉर्म हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि ये मेरी माँ है, इसके साथ में तो मुझे रहना ही है, तो अटैचमेंट बन जाता है। और फिर धीरे धीरे उनकी रेसिप्रोकल वाली रिलेशनशिप हो जाती है, यानी अगर आप मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो मैं आपके लिए भी कुछ कर दूंगा, उस तरीके से। ओके, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर आपका जो छोटे बेबी होते हैं उनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका अराउजल स्टेट आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी क्या होती है, सोशल स्माइल डेवलप होती है। स्माइल के बाद में एकदम लाफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो फैमिली वालों के साथ में तो कंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन अगर बाहर से उसके बहुत सारे लोग आ जाए या फिर उसको कहीं ले जाया जाए लोगों के अंदर, तो उसको स्ट्रेंजर्स को देख के थोड़ी सी फियर होने लग जाती है, ठीक है। फिर लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको वो चीजें भी समझ आने लग जाती है। और फिर उसके अंदर आपका शेम और गिल्ट की बात आ जाती है कि अगर वो कुछ गलती कर देता है तो उसको शेम होने लगती है, उसको गिल्टी फील होने लगता है कि शिट मैंने क्या कर दिया। ओके, तो ये उसका पूरा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसके अंदर आपको अरेंज करना है आपकी कॉलबैक की जो स्टेजेस दी थी उसको पूरे को करेक्ट ऑर्डर के अंदर। तो आपका सही ऑर्डर कौन सा होगा, आपका ऑर्डर नंबर डी हो जाएगा। यानी सबसे पहले आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्शन जो है आप लोग पनिशमेंट और ओबीडियंस के लिए काम करते हो, ठीक है। उसके बाद में आप लोग इंस्ट्रूमेंटल पर्पसेस के लिए काम करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोग एक गुड बॉय बैड बॉय इमेज बनाने के लिए काम करते हो, ठीक है। फिर आपके सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप लोग काम करते हो और लास्ट के अंदर आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करते हो। ओके, तो ये आपकी पूरी जो कॉलबैक की स्टेजेस है, ये सारी स्टेजेस है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि करेक्ट सीक्वेंस देना है कि अगर आपको कोई कंसाइनमेंट भेजना है तो कंसाइनमेंट किस तरीके से भेजोगे, तो उसमें कौन कौन से स्टेप आएंगे। तो देखो, शिपिंग जो होगा वो सबसे लास्ट स्टेज आएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें शिपिंग सबसे लास्ट में है, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस है पहले आप सारी चीजें बनाओगे उसके बाद में तो कंसाइनमेंट भेजोगे ना, तो शिपिंग लास्ट स्टेज आएगा। तो इसमें सिंपल एक ही ऑप्शन देख लो, शिपिंग, उसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 125। इसके अंदर आपको जो कांथा हम लोग बनाते हैं ना उसका पूरा सीक्वेंस देना है कांथा बनाने का। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा फैब्रिक जो है उसको साइज में कट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग उसके ऊपर यूज करते हैं डिफरेंट शीट्स का। ओके, फिर उसके अंदर हम लोग स्टिचिंग करते हैं, जितनी भी हमारी शीट्स रखी थी उन सबको हम लोग एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है, पीसेस टुगेदर को स्टिच करते हैं। फिर नेक्स्ट उसके अंदर हम लोग कंपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं सरफेसेस को, और लास्ट के अंदर उसमें डिजाइन और उसकी आउटलाइंस को फिल करते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या है, इन सारे ये जो एक्ट दिए हुए ना 5, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना था, यानी सबसे पहले वो जो सबसे पहले आया था, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आया था वो था आपका ISI सर्टिफिकेशन का मार्का थी। उसके बाद में नेक्स्ट आई थी आपकी फूड अडल्ट्रेशन वाला। फिर उसके बाद में आया था आपका
सबसे पहले आपका ISMR का आया था, उसके बाद में आपका MRTP का आया था, फिर नेक्स्ट आपका PFA वाला आया था, फिर उसके बाद में आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था और आपकी एयर पॉल्यूशन एक्ट जो था वो सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, तो इससे आप आपका पूरा आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 127 के अंदर इसमें वही टाइम शेड्यूल फॉर्म करना है, तो उसको एकदम सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप लिस्टिंग करते हो आपके फ्लेक्सिबल इनफ्लेक्सिबल एक्टिविटीज की। ओके, उसके बाद में आप क्या करते हो, आप एस्टिमेट करते हो कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो देखते हो। फिर उसके बाद में आप क्या करते हो, सारा बैलेंस बनाते हो कि कितना आपके पास अवेलेबल टाइम है और कितना आपको लगेगा, वो सारा करते हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, डिटरमाइन करते हो पूरा सीक्वेंस और उसके बाद में आप उसको लिख लेते हो। ठीक है, इजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 128 क्वेश्चन के अंदर। इसमें भी आपको हम लोग बजट जो चेक करते हैं ना, उसका पूरा स्टेप देखना था। तो इसके अंदर आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। कैसे, क्योंकि आपको एक ही चीज देखनी थी। सबसे पहले जब आप बजट प्लान करते हो तो आप उसमें सबसे पहले अपनी फैमिली की नीड्स को देखते हो। तो अगर आप सिर्फ ये एक ही पॉइंट देख लोगे तो भी आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन है 4 में से जिसमें सबसे पहले फैमिली की नीड्स को मार्क किया हुआ है। ओके, तो ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 129 की, तो इसके अंदर आपका जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से एंड होती है, उसके पूरे स्टेप्स लगाने थे। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, तो उसको हम लोग ओपनिंग बोलते हैं हमारी, ठीक है, बात की। उसके बाद में जैसे जैसे हम बात करते जाते हैं तो हम उस इंसान से थोड़ा सा और आगे जाके थोड़ा सा बात करते हैं, फीड फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग उसको हमारे बिजनेस के बारे में या फिर जो हमारी मेन मुद्दे की बात होती है वो करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में वो जो इंसान है वो अपनी तरफ से सारी बातें बताता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो है हमारे को वो फीडबैक देता है कि उसको कैसी लगी हमारी बात में, या फिर हमारी बात से उसको क्या समझ आया वो देता है, और फिर लास्ट में हमारी बात जो है वो क्लोज हो जाती है। ओके, क्लियर, चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। इसके अंदर आपको ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है इन सबको सीक्वेंस में लगाना था। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस था वो हमारा ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, कैसे कि आपका जो ICDS है वो 1975 में आया था, तो सबसे पहला जो स्कीम आई थी वो हमारी यही आई थी। उसके बाद में हमारा नेशनल लिटरेसी मिशन आया था जो कि शायद 1988 के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है DPEP वाला आया था, जो 1994 के अंदर हमारा DPEP का प्रोग्राम आया था, तो वो आया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया था हमारा ये मनरेगा आया था जो कि 2005 के अंदर आया था, और जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है जो कि हमारा 2014 के अंदर आया था। ओके, क्लियर। तो ये आपका पूरा आपने ऑर्डर में सेट करना था क्रोनोलॉजी के साथ में। ओके, अब हम लोग देखते हैं हमारे कुछ मैच द फॉलोइंग जो कि इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो हमारे थायमिन है वो क्या फंक्शन करता है वो बताना है, और जो हमारे दूसरे जितने भी हमारे ये अमाइनो जो है न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं वो बताना है। तो जो आपका थायमिन है वो क्या करता है, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर फंक्शनिंग करता है। ठीक है, आपको जो पेरिडॉक्सिन है वो क्या करता है, वो आपके जो जितने भी अमाइनो एसिड का हाइड्रोलाइजेशन होता है तो उसमें हेल्प करता है। आपका जो राइबोफ्लेविन है वो आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती है उसमें काम करता है। ठीक है, आपका जो फॉलिक एसिड होता है, आपका फॉलिक एसिड क्या काम करता है, वो ट्रांसफर करता है आपके सिंगल कार्बन यूनिट्स को। और आपका जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो क्या काम करता है, वो आपका काम करता है ये हाइड्रोलेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, क्लियर। चलो, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर क्या है, आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखना है। तो अब आपका डीनिया सोलियम जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा वो आपने देखना है। तो जो आपका डीनिया सोलियम होता है वो कहाँ पे होता है, आपका अगर कोई पोर्क यानी आप जो पिग खाते हैं, स्वाइन खाते हैं कुछ लोग, तो अगर आपका जो पिग है वो इन्फेस्टेड है अगर डीनिया सोलियम से, और अगर आपने उस पोर्क को खाया तो आपको डीनिया सोलियम जो है वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस्कैरिस फ्लेमोर्कस की। तो अगर कोई पर्सन है जिसको इसका इन्फेक्शन या फिर कोई फूड और वाटर में प्रेजेंट है तो ये आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थ्रेड वॉर्म। अगर थ्रेड वॉर्म जो है वो अगर आपके किसी ना किसी पर्सन को इन्फेक्टेड है या फिर उसके फीसिस के अंदर आ रहा है, और वो फीसिस जो है वो आपके खाने के अंदर है, आपके पानी इन्फेक्टेड है उससे, तो उसमें आ रहा है तो आपकी बॉडी में वो थ्रेड वॉर्म चला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम जो है वो हमेशा आपके कैंड प्रोडक्ट्स के अंदर रहता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 130। इसके अंदर जो है सबसे इजी अगर आप देखोगे तो आप सेलेनियम को देखो। सेलेनियम जो है वो एक तरीके का माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ठीक है,
कुछ सॉल्ट्स के अंदर रहता है। तो ये सेलेनियम आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है सी फूड से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो विटामिन ई, तो विटामिन ई के अंदर होता है आलमंड्स के अंदर होता है। फ्लेवोनॉइड देखोगे तो वो कहाँ होता है? आपका गार्लिक के अंदर होता है, ठीक है। अगर आप लोग ग्लूटाथायोन देखते हो तो ग्लूटाथायोन जो है वो कहाँ रहता है आपका? वो रहता है आपके स्पिनचेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पूरी की पूरी जो ये है उसको मार्क कर सकते हो, ओके। तो इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 134, जो कि हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग दी गई है और उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो आपने इसके अंदर से आइडिया लगानी। अब देखो सबसे पहला क्या नाम है? बंडल प्राइसिंग। तो बंडल प्राइसिंग से आपको मतलब समझ आ रहा होगा, यानी जब बहुत सारी चीजों को एक साथ क्लब करके और फिर उसको खरीदा जाए तो इसको हम लोग बंडल प्राइसिंग बोलते हैं। तो हमारा बंडल प्राइसिंग क्या होगा? हमारा सबसे पहला फिफ्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आती है हमारी पार्टी प्राइसिंग। तो पार्टी प्राइसिंग का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का हमारे प्राइसिंग फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉम्पिटिटर जो भी हमारे, जैसे मान लो हम पड़ोस में 2 दुकान चलाते हैं, तो जितने में फर्नीचर वो बेच रहा है उतने में ही फर्नीचर हम भी बेचेंगे, ठीक है, लेकिन उससे अच्छा प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टी प्राइसिंग या फिर फिक्स्ड प्राइसिंग बोलते हैं, ठीक है, कि भाई ये हमारी फिक्स्ड रेट की दुकान है, ये बदलती नहीं है, ओके, ऐसे वाला। नेक्स्ट आती है आपकी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? किसी की मतलब किसी चीज में पेनिट्रेट करना, यानी घुसना, यानी डेलिबरेटली उस काम को करना, ठीक है। तो डेलिबरेटली क्या है? हमारा जो कॉम्पिटिटर है अगर वो किसी चीज को 10 रुपए में बेच रहा है तो हम उस चीज को 8 रुपए में ही बेचेंगे, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो बिके, चाहे हमको उसके अंदर 1 रुपए का नुकसान ही हो, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रीमियम प्राइसिंग जो है उसका मतलब होता है आपका इस ऐसे तरीके का प्राइस जो कि हम लोग अगर मटेरियल अच्छा बेच रहे हैं तो हम उसकी प्राइसिंग भी फिक्स रखेंगे, ओके, यानी अच्छी रखेंगे हाई लेवल के ऊपर, ओके। तो ये आपकी प्राइसिंग हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 135। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बच्चे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सारे बच्चों की IQ और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो वो आपको मैच करना है। तो सबसे पहले आप डिसलेक्सिया देखो। डिसलेक्सिया क्या होती है ना, वो जो तारे जमीन वाली पिक्चर थी उसके अंदर वो जो बच्चा था उसको डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम था। तो इस बच्चे के बारे में अगर आप सोचोगे तो इसी से आपको पता चल जाएगा। तो इसका क्या आंसर होता है? ये होता है हमारा प्रॉब्लम इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो अगर हम लोग मैच करके देखते हैं डी के अंदर 6 कहाँ पर है, तो डी में 6 यहाँ है और डी में 6 यहाँ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिफ्टेड चाइल्ड। गिफ्टेड चाइल्ड वो वाले बच्चे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे शकुंतला देवी सॉर्ट ऑफ बच्चे, है ना, जिनको भगवान ही दिमाग देके भेजता है। तो ये गिफ्टेड चाइल्ड बच्चे जो होते हैं इनकी जो IQ होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो इसके अंदर फिफ्थ ऑप्शन हमारा एकदम इस सिर्फ डी में लगा हुआ है ना, तो इससे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 136। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन दिए हुए हैं और इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे लॉ दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आप मैच कर देते हो। जैसे डिसेबल पर्सन के लिए आपको PWD एक्ट आता है, ठीक है। चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के लिए हम लोग पॉस्को एक्ट बनाते हैं, ठीक है। हिंदू अडॉप्शन सोसाइटी जो है वो हमारी हामा होती है, ओके। जो आपका ये जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स वाले बच्चे होते हैं ये हमारे ये वाले फर्स्ट वाले आता है, CL लॉ आता है इसके अंदर, ठीक है। और जो चाइल्ड लेबर वाले और जो आते हैं वो हमारे सारे जुवेनाइल जस्टिस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 137। तो इसके अंदर क्या है आपकी, ये हमारी जो एरिक एरिक्सन ने पूरी 8 स्टेजेस दी थी, तो उसके अंदर पर्टिकुलर एज के साथ में कौन कौन सी ये स्टेज आती है वो आपने इसमें मैच करनी थी, ठीक है। तो इसका जो इसके अंदर क्या होगा, जैसे आपकी ऑटोनोमी और शेम वर्सेस डाउट वाली जो कंडीशन आती है वो आपकी कब आती है? जब आप 3 से 6 साल के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका अगर हम लोग इनिशिएटिव और गिल्ट वाली बात करें तो वो आप में कब आती है? जब आप छोटे होते हैं, जब आप किसी चीज को इनिशिएट करना स्टार्ट करते हो, कुछ काम करना शुरू करते हो, ठीक है, कूल। नेक्स्ट इसमें आपकी आती है इंटीमेसी और आइसोलेशन। तो आप इंटीमेसी और आइसोलेशन कब करते हैं? जब आप यंग अडल्ट होते हैं, यानी किसी के साथ में इंटीमेसी फॉर्म करना, तो वो हम लोग यंग अडल्ट वाले टाइम में करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी जनरेटिविटी या फिर स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी और स्टैग्नेशन जो है वो आपकी आती है, यानी आपकी फैमिली को आपने आगे बढ़ाना है ना, जनरेटिविटी रखनी है यानी क्रिएटिविटी रखनी है, तो वो आपका मिडिल अडल्टहुड में आती है। और लास्ट में आती है ईगो इंटीग्रिटी या फिर डिस्पेयरनेस, तो वो आती है आपकी ओल्ड एज के अंदर, ओके। तो अगर इन तरीके से सारे मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 138 क्वेश्चन। इसमें क्या होता है,
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है तो सबसे इजी जो अगर आप इसमें देख सकते हो ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सुना होगा आपने। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो रहता है वो आपका क्या करता है, कलर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप इसमें से देखो कि आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी है, जिसके अंदर आपका बी जो है वो मैच किया हुआ है। तो आप इसमें से नेक्स्ट क्या देखोगे, पैड स्ट्रीम रेंजर देखोगे। तो पैड स्ट्रीम रेंजर जो होता है वो एक तरीके का आपका डाइंग का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको मैच करोगे तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपको 4 दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 139 कि हमने अभी अभी बात करी थी कि कौन सी डाई कैसी होती है। ठीक है, तो अभी हमने बात करी थी कि हमारे पास बेसिक डाई हमने ऊपर पढ़ी थी कि वो कैटाइनिक होती है नेचर के अंदर, है ना। तो बेसिक डाई कैटाइनिक होती है, यानी उसके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो हमारा बेसिक डाई किससे मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि बी के अंदर ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो चलो इतना तो पता चल गया कि हमको बी या डी में से सेलेक्ट करना है। अब हम लोग एसिड डाइज देखते हैं। तो एसिड डाइज ऐसी डाइज होती है जो कि वाटर सॉल्युबल डाइज होती हैं। ओके, तो आप देखते हैं कहाँ पर है, तो बी सिर्फ एक ही के अंदर है, 5th नंबर ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 134। 134 जो है उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ये वर्क वाले पिच वाई और ये सब दे रखे हैं। तो इनको अंदर क्या क्या डिजाइन बनी हुई होती है वो आपने सेट करनी है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले जैसे पाटा चित्रा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है वो एकदम पैनल के ऊपर, यानी पाटा है ना, तो ये एक पैनल दिया हुआ है या फिर एक बोर्ड सा है, उसके ऊपर जो पेंटिंग होती है उसको हम लोग पाटा चित्रा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी पिचवई। तो पिचवई जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली जो टेम्पल की जो हैंगिंग्स होती है ना, जिसके अंदर भगवान और ये सब बनाए जाते हैं, वो हमारी पिचवई वाली पेंटिंग होती है। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी मिश्रू। तो मिश्रू जो है उसके अंदर जो है वो क्या होता है, वो हमारा कॉटन और सिल्क का फैब्रिक होता है जो कि मिक्स के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी हिमरू। हिमरू जो होती है वो भी हमारे सिल्क और कॉटन को मिक्स करके जो ब्रॉकेट्स बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर आप मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 114। इसके अंदर ये पूछा है कि भाई प्रोटीन यूरिया जो है वो कौन सी डिजीज का सिम्टम है, तो वो आपका रीनल डिजीजेस का सिम्टम होता है। ओके, नेक्स्ट अगर 142 क्वेश्चन की बात करें तो इसके अंदर ये बोल रहा है कि भाई ऐसा कौन सा है जो कि डाइटरी सर्वे का मेथड नहीं है, तो वो हमारा बीएमआई होता है। ठीक है, यानी बीएमआई जो है वो हमारा फूड सर्वे का मेथड नहीं होता है। बाकी फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन भी होता है, 24 डाइटरी रिकॉर्ड भी होता है, और फूड वेमेंट वाला मेथड जो है वो भी होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 143 की। तो इसमें क्या है, जब हम सीरियल को कुक करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें रेट्रोग्रेडेशन होता है। ठीक है, होमोजेनाइजेशन यानी सेम तरीके से मिक्स होना, कोआगुलेशन जो कि प्रोटीन जब हम कुक करते हैं तब होता है, जो कि हमारा एग जो है वो कोआगुलेट हो जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कोआगुलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम रेसिपी एडजस्टमेंट करते हैं तो उसका हम लोग कौन सा मेथड काम में लेते हैं, तो वो हम लोग परसेंटेज मेथड काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 145। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि भाई फाउंडेशन गारमेंट्स यानी आपके जो इनर वेयर्स होते हैं वो कौन सी फैब्रिक के बनते हैं, तो वो आपके बनते हैं स्पैंडेक्स के। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचेबल होता है, उसके साथ साथ में थोड़ा सा एब्जॉर्बेंट वाली एक्टिविटी भी रखता है अपने अंदर प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद में जो कैवलर होता है, कैवलर जो है वो हमारे जो स्कूबा डाइविंग वाले सूट या फिर पैराशूट वाले सूट होते हैं ना, वो बनाने का जो फैब्रिक होता है ये कैवलर वो वाला होता है। ठीक है, कार्बन और ग्लास जो है वो कोई ऐसे दे रखे हैं। नेक्स्ट आपको पता नहीं है वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर लॉक स्टिच को जो रिप्रेजेंट करती है, तो वो क्लास होती है हमारी क्लास नंबर 300। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होती है स्टिच की, ये आपकी 600 तक होती है। ठीक है, यानी 100 से लेकर 600 तक की स्टिचिंग की क्लास होती है। ओके, नेक्स्ट इसमें ये है कि जो आपके एफडब्ल्यू टेलर है, इन्होंने कौन सी फेमस बुक लिखी है, तो इन्होंने लिखी है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 148। तो इसके अंदर आपको बताना था कि जो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड का एक्ट आया था वो कब आया था, तो वो आया था आपका 2006 के अंदर। ओके, नेक्स्ट इसमें आपको दे रखा है कि भाई एक ट्रीटमेंट जो है वो आपके कंट्रोल ग्रुप को दिया जाता है, लेकिन उसको हमारे जो कोई भी इफेक्ट नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। ओके, यानी जो हमारे दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, तो हमारे जो कंट्रोल ग्रुप को जो शुगर टैबलेट दी जाती है ना, जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता उनकी बॉडी पे, तो उस इफेक्ट को हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखें अगर हमारा 150 क्वेश्चन का, तो इसमें लिखा है डैश इज एन अनवार्न्ड फीलिंग दैट अदर आर ट्राइंग टू हार्म यू। तो अगर ऐसी कोई फीलिंग होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरानोइड। ठीक है, यानी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ये तो बहुत ही पैरानोइड क्यों हो रहे हो। पैरानोइड होने का मतलब है कि आप हमसे डर क्यों रहे हो, हम मारेंगे थोड़ी आपको। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरानोइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 151। तो इसके अंदर आपको बतानी है कि जो आपकी ESBI वाली जो बोर्ड है, इन्होंने कौन सी कमेटी फॉर्म करी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, तो इन्होंने करी थी उदय कोटक की कमेटी। ओके, नेक्स्ट है आपका कि जो PM मोदी थे, जो उन्होंने अपना एक पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना,
तो अभियान, तो ये इन्होंने कहा कौन से जिले में किया था, यानी मध्य प्रदेश में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किया था, तो वो उन्होंने किया था मांडल के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें कि ऐसी कौन सी इंडिया की पहली सिटी बनी है जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलती है। 100% रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि भाई या तो विंड से चल रही होगी या सोलर से चल रही होगी, ठीक है। तो वो जो सिटी है वो है हमारी ड्यू। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 157, तो इसके अंदर क्या था कि जो आपकी यूनियन कैबिनेट है, इन्होंने आपके जो रॉ जूट है ना उसका एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो क्या लगाया है 2018-19 का, तो उसका आंसर है आपका 3700। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 115, तो इसके अंदर क्या है, उन्नत भारत अभियान जो है उसका सेकंड एडिशन जो वो किसने, कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, तो आपकी एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने शुरू किया था, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री ने। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 156, तो इसके अंदर ये बताना है कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने गूगल इंडिया के साथ में कोलैबोरेट किया है और 360 वर्चुअल रियलिटी जो है इनक्रेडिबल इंडिया के लिए वो डेवलप करी है, तो वो उन्होंने करी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने करी है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 157, इसके अंदर आपको ये बताना है कि जो ट्राइबल डोमिनेशन शेड्यूल आया है राजस्थान के अंदर, वो कौन सा शेड्यूल आया है, तो वो हमारा 5th शेड्यूल आया है, जिसके अंदर जो ट्राइबल लोग रहते हैं ना राजस्थान के अंदर, जैसे जो उदयपुर जोधपुर में और इधर साइड में बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को मेन स्ट्रीमलाइन करने के लिए कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है, तो वो 5th शेड्यूल में जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 115, तो इसमें ये बताना है कि कौन सी सिटी थी जिन्होंने सिक्योर इंडिया कॉन्क्लेव 2018 को होस्ट किया था, तो वो थी हमारी न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 159, तो इसके अंदर क्या था, जो आपका खरीफ कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल लेवल की, वो कहाँ हुई थी, वो भी आपकी दिल्ली में ही हुई थी। ओके, और आज का हमारे लेसन का लास्ट क्वेश्चन कि ये जो हमारा जामापुर डैम बना है वो गोदावरी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर पे बना है, ठीक है, तो वो आपकी बना है मचकुंड रिवर के ऊपर। ओके, तो इतना ही था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको पसंद आया होगा हमारा लेसन। इसके अंदर आपके जो आईसीआर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो पूरा का पूरा 160 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोग वीडियो को आराम से एक बार दो बार देखोगे तो आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग बस चैनल के साथ में बने रहिए, इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस हम लोग आप लोग के लिए लेते आते रहेंगे। तो बस बने रहिए चैनल के साथ में, और वीडियो को चाहे आप 2 बार बाद में और देख लेना तो उससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।